हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ में उनके आंसर्स को भी हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, साथ में यहाँ पर आपको एक परफेक्ट आंसर भी दिया जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे आपको जो परफेक्ट आंसर है वो भी बताया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्जाम में लिखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है अगर और जो आंसर मैंने आपको दिया है, ठीक है, वो आंसर अगर आप लिखेंगे तो वो पूरी तरह सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सारी बातें समझाई जाएंगी। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई ज़रूरी बातें करेंगे आपके इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। कई सारी बातें आपको बताई जाएंगी, पेशेंस के साथ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अब देखिए यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, उपनिवेशवाद आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार के विकास के लिए संदर्भ प्रस्तुत करता है, टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, ये वाला प्रश्न कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। साथ में यूनिट 1 से ही देखिए, ये वाला जो प्रश्न है वो यूनिट 1 से संबंधित है। अब देखिए यूनिट 1 से ही एक और क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, कई बार आ चुका है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं आपसे सिंपल सा कह रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, मैं इस क्वेश्चन को बाद में आपको समझाऊंगा। पहले जो क्वेश्चंस हैं, दूसरे जो चैप्टर्स से संबंधित क्वेश्चंस हैं, हम उनको करेंगे, क्योंकि ये वाले जो प्रश्न है वो बहुत ईजी हैं। इतना ईजी है कि अगर आपने दूसरे जो दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आपने पढ़ लिया तो ये वाले प्रश्न आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर दूंगा, तो प्लीज़ घबराइए मत, आपको सारी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी। अभी यहाँ पर हम सबसे पहले समझ रहे हैं राष्ट्रवाद पर टैगोर के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसके आंसर को देख रहे हैं, कई बार आ चुका है एग्जाम में कि जो राष्ट्रवाद के ऊपर टैगोर जी ने अपने विचार रखे, इसको आपको बताना है। यहाँ पर लिखा है प्रश्न में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कुल मिलाकर इसका मतलब ये होता है कि टैगोर जी का जो राष्ट्रवाद का विचार है उसको पूरी तरह बता दो, साथ में उसकी क्या आलोचना है, उसके क्या सकारात्मक पहलू हैं, सही गलत जो भी पहलू हैं उनको भी बता दो। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कहा जा रहा है टोटल आपने मतलब जितना भी टैगोर जी के बारे में आपको पढ़ाया गया है वो सारी बातें यहाँ पर लिख दो। मतलब राष्ट्रवाद से संबंधित टैगोर जी का जो विचार है उसके बारे में आप सारी बातें लिख दो। अब यहाँ पर आंसर को देख लेते हैं। देखिए पहले भी यहाँ पे थोड़ा सा सामान्य बातें आप देखिए, जब भी आप आंसर लिखते हैं तो पहले स्टार्टिंग में कुछ सामान्य बातें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रवाद आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा रही है। इसने जहाँ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष को शक्ति दी, वहीं युद्ध और साम्राज्यवाद को भी जन्म दिया। इसी पृष्ठभूमि में रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद संबंधी चिंतन सामने आता है। टैगोर राष्ट्र के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे अंध और आक्रामक राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उनके विचार उनकी पुस्तक राष्ट्रवाद में स्पष्ट रूप से मिलते हैं। यहाँ पे बस सामान्य रूप से बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा रही है। ठीक है, जिस समय ये राष्ट्रवाद की विचारधारा जो बहुत प्रबल हो रही थी, तो उस समय हमें देखने को ये भी मिला कि विश्व में हमें कई सारे युद्ध और संघर्ष भी देखने को मिल रहे थे। तो इसी बीच जो रविंद्रनाथ टैगोर जी रहे, तो उन्होंने राष्ट्रवाद की आलोचना भी की, राष्ट्रवाद का विरोध भी किया। ठीक है, हालांकि उन्होंने राष्ट्रवाद से संबंधित ये जो आलोचना है वो ये की कि जो राष्ट्रवाद में हिंसा के जो तत्व आ जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रवाद के चलते जहाँ पर युद्ध को भी बढ़ावा दिया जाता है, तो इसकी रविंद्रनाथ जी ने आलोचना की थी। हालांकि अभी हम इनके विचारों को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए इनकी एक पुस्तक है राष्ट्रवाद, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, इनकी एक पुस्तक राष्ट्रवाद में जो राष्ट्रवाद से संबंधित विचार हैं टैगोर जी के, वो हमें दिखाई देते हैं। अब इसे तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, पहले मुख्य बात समझ लेते हैं। तो मुख्य टॉपिक पर आ रहे हैं, टैगोर जी के राष्ट्रवाद की अवधारणा। अब क्या है टैगोर जी का राष्ट्रवाद का सिद्धांत, राष्ट्रवाद का विचार? तो देखिए टैगोर जी के अनुसार राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता या सत्ता प्राप्त करने का विषय नहीं है, उनके लिए राष्ट्रवाद एक नैतिक और मानवीय प्रश्न भी रहा है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करूँ कि जो आपका जो प्रश्न है उसका जो आंसर है अगर समझाना है तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में मैं आपको वो समझा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्योंकि मेरे को पूरा पढ़कर आपको एक बार बताना है, मेरा मतलब यह है कि मैं आंसर को पूरा रीड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा समझा भी दूंगा। जो उसका कोर पॉइंट है वो आपको मैं जल्द समझा दूंगा। बस मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग एक बार सुन लो और आपको आइडिया लग जाए कि आंसर में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको दिया जा रहा है और एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आपको यहाँ इतना समझ में आ गया कि जो टैगोर जी का राष्ट्रवाद है, ठीक है, उसमें नैतिकता और मानवीय चीज़ें शामिल हैं। उसमें नैतिकता की भावना और मानवता से संबंधित विचार शामिल हैं, कि टैगोर जी ने ऐसे राष्ट्रवाद की बात की है जिसमें नैतिकता हो और वो जिसमें मानवता हो। वे राष्ट्र को एक जीवित मानवीय समाज मानते थे, ना कि केवल शासन चलाने वाली व्यवस्था। ठीक है, टैगोर का मानना था
कि यदि राष्ट्र को मानवता से ऊपर रख दिया जाए, यदि राष्ट्र लालच, शक्ति और दूसरों पर प्रभुत्व जमाने का साधन बन जाए तो राष्ट्रवाद खतरनाक और विनाशकारी होगा। टैगोर जी ने कहा कि देखिए, अगर हम ऐसे राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ लालच की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है, ठीक है, प्रभुत्व की बात हो रही है, ठीक है, मतलब ताकत की बात हो रही है, तो ऐसा जो राष्ट्रवाद होगा वो मतलब वो खतरनाक और विनाशकारी होगा। ठीक है, देखिए उनके अनुसार जब राष्ट्रवाद राज्य शक्ति, सेना की ताकत और आर्थिक लाभ से जुड़ जाता है तब उसमें इंसान का महत्व कम हो जाता है और मनुष्य केवल एक साधन बनकर रह जाता है। यहाँ पर देखिए पश्चिमी राष्ट्रवाद की जो आलोचना है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है, जब आप इसे समझ लेंगे तब आपको उनके विचार समझ में आएंगे। देखिए सिंपल सा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है ये एक तरह से जो हिंसा है, ठीक है, जो युद्ध है उसको बढ़ावा देती है। एक्चुअल में जो जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रवाद की विचारधारा का उदय कैसे हुआ, तो हम बात करते हैं पश्चिम की, यानी कि जो यूरोपीय देश हैं उनकी हम बात करते हैं। और वहाँ पर यही देखा गया कि राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत हर एक देश अपने देश की रक्षा की बात करने लगा, हर एक देश ने दूसरे देश के साथ कॉम्पिटिशन करना शुरू कर दिया। और इसके चलते क्या हुआ, यूरोप ने कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया, उन यूरोपीय देशों के बीच में आपस में कंपटीशन हो गया, जिसके कारण कई देशों को यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बनाया, अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने हथियार बनाए, ठीक है, कई सारे युद्ध लड़े, हिंसा हुई। तो यहाँ पर जो टैगोर जी का मानना है वो ये है कि जो ये राष्ट्रवाद है, ये जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है, ये बिल्कुल ये मतलब सही नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो टैगोर जी ने कहा कि राष्ट्रवाद देखिए, टैगोर की राष्ट्रवाद आलोचना का मुख्य लक्ष्य पश्चिमी राष्ट्रवाद था, मतलब उन्होंने पश्चिमी जो राष्ट्रवाद है उसकी आलोचना की। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि टैगोर जी ने राष्ट्रवाद की आलोचना की है, लेकिन किस राष्ट्रवाद की, तो पश्चिमी राष्ट्रवाद, मतलब ऐसा राष्ट्रवाद जो पश्चिमी देशों से प्रभावित है, उस राष्ट्रवाद की टैगोर जी ने टैगोर जी ने विरोध किया है। ठीक है, टैगोर जी ने कहा कि जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है, ठीक है, पूंजीवाद की बात करती है, साम्राज्यवाद की, मतलब देशों को गुलाम बनाया जाए उसकी बात करती है, वो सैन्यवाद की बात करती है, मतलब सेना को बढ़ाने की बात करती है। ठीक है, जिससे कि हमें बस यही दिखाई देता है कि जो मतलब वहाँ का राष्ट्रवाद है उसमें सिर्फ ताकत की, शक्ति, पावर की ही बात की जा रही है। तो इसको टैगोर जी ने गलत माना है। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध को पश्चिमी राष्ट्रवाद का प्रत्यक्ष परिणाम माना। उन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसे कहा कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इसका कारण था पश्चिमी राष्ट्रवाद। टैगोर के अनुसार यूरोपीय राष्ट्रवाद मनुष्य को नैतिक प्राणी नहीं बल्कि उत्पादन और युद्ध की मशीन बना देता है। टैगोर जी ने कहा कि जो मतलब पश्चिमी यूरोपीय देशों का जो राष्ट्रवाद है वो युद्ध वगैरह को ज़्यादा बढ़ावा देता है, ठीक है, वो जो नैतिकता है इसको ध्यान में नहीं रखता है। आई होप यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए उनकी दृष्टि में यह राष्ट्रवाद धर्महीन, करुणाहीन और मानव विरोधी था। इसी कारण वे मानते थे कि यदि भारत पश्चिमी राष्ट्रवाद की नकल करेगा तो वह भी उसी विनाशकारी मार्ग पर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रवाद का विरोध किया। तो वो चाह रहे थे कि जो भारत है, भारत पश्चिमी राष्ट्रवाद की नकल ना करे, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा जो राष्ट्रवाद होगा वो भारत के लिए विनाशकारी होगा। यहाँ पे इतना डिटेल में बताया जा रहा है क्योंकि ये सारा आपको लिखना होता है एग्जाम में, इतना सारा लिख कर आएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में आपको पूरा आंसर दिया जा रहा है और हर एक लाइन समझाई भी जा रही है। आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करें क्विक रिवीजन में। बाकी दोस्तों, जैसे कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आता ना, तो अभी तो आप पूरा एक आंसर अच्छे से समझ लें। अगर आपको मान लीजिए कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, याद करने में दिक्कत हो रही है, कोई चीज़, कोई बिंदु आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको और ज़्यादा याद हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए और बातें हम कर रहे हैं क्योंकि टैगोर जी के राष्ट्रवाद का आंसर हमें पूरा लिखना है। तो देखिए, राष्ट्र बनाम मानवता, कम शब्दों में कहा जाए तो टैगोर जी ने मानवता की बात की कि देखिए जो मानवता है ये सर्वोच्च होना चाहिए। मतलब ये है कि हमें व्यक्ति को महत्व देना चाहिए। देखिए टैगोर की सोच का केंद्रीय तत्व था मानवता की सर्वोच्चता। वे कहते थे कि राष्ट्र कोई मूर्ति नहीं जिसकी पूजा की जाए। उनके अनुसार जब राष्ट्र नैतिक विवेक से ऊपर रख दिया जाता है, यानी कि जब देश को नैतिक विवेक से ऊपर रख दिया जाता है और मानवता उसके अधीन कर दी जाती है, तब राष्ट्रवाद हिंसा, युद्ध और शोषण को जन्म देता है। मतलब जब हम राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत कहते हैं कि हमारा देश, मतलब देश जो है वो सर्वोच्च है, ठीक है, चाहे हमें अनैतिक कार्य भी करने पड़े, ठीक है, मानवता को ध्यान ना भी रखना पड़े, ठीक है, जब हम मानवता को देश के अधीन कर देते हैं, नैतिक विचार को भी हम देश के अधीन कर देते हैं, मतलब राष्ट्र के विचार को सबसे ऊपर रखा जाता है, तो ऐसा जो मतलब राष्ट्रवाद होता है वो हिंसा को, युद्ध को और शोषण को जन्म देता है, ऐसा टैगोर जी ने कहा। इस दृष्टि से टैगोर का राष्ट्रवाद विरोध वास्तव में मानवतावाद का समर्थन था। वे राष्ट्र को साध्य नहीं बल्कि मानव कल्याण का साधन मानते थे। देखिए उनका मानना यह था कि टैगोर जी, देखिए जो साधन है, साधन मतलब वो तरीका जिससे कोई चीज़ प्राप्त की जाए, साध्य मतलब वो उद्देश्य या लक्ष्य।
देखिए, टैगोर जी का उद्देश्य ये था कि जो राष्ट्र है वो मानव कल्याण के लिए कार्य करे, मानव के कल्याण के लिए कार्य करे देश, ठीक है, ना कि मानवतावाद का मतलब मानवतावाद को अपने अधीन रखें। तो मतलब टैगोर जी का मानना था कि जो राष्ट्र है वो मानव कल्याण करे, ठीक है। तो टैगोर जी मानवतावाद का समर्थन करते हैं। अब देखिए और भी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि टैगोर और विश्व मानवतावाद। अब देखिए टैगोर जी ने और भी बातें यहाँ पे बताई हैं, जैसे कि टैगोर का विकल्प राष्ट्रवाद नहीं बल्कि विश्व मानवतावाद था। उनका विश्वास था कि मनुष्य की पहचान केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक और मानवीय है भी है। वे विश्व बंधुत्व के पक्षधर थे, जहाँ विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के सहयोग करें और ना कि प्रतिस्पर्धा और शत्रुता। देखिए कुल मिलाकर कहा जाए तो टैगोर जी ने विश्व मानवतावाद की बात की, मतलब ये कि वो किसी एक देश तक सीमित नहीं थे कि एक मान लीजिए ए नाम का कोई देश है तो इसकी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो बस इसी तक सीमित रहे। उनका मतलब था विश्व बंधुत्व हो, ठीक है, विश्व में विश्व मानवतावाद हो, मतलब दूसरे देशों के नागरिकों के लिए भी हमारे मन में प्रेम भावना हो, मतलब हम मानवता को ज़्यादा ऊपर रखें, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए टैगोर के अनुसार सच्ची सभ्यता वही है जो विविधता को स्वीकार करे, संवाद को बढ़ावा दे और मानव गरिमा की रक्षा करे। तो टैगोर जी का मानना यही था कि सच्ची सभ्यता वही है, ठीक है, सच्चा राष्ट्रवाद वहीं पर होगा जहाँ पर विविधता को स्वीकार किया जाए, जिसमें विविधता को स्वीकार किया जाए, ठीक है, संवाद को बढ़ावा दिया जाए, मतलब अलग अलग जो समुदाय हैं, ठीक है, उनके बीच में संवाद हो, बातचीत हो, उसको बढ़ावा दिया जाए, मानव की गरिमा की रक्षा की जाए, मतलब मानव को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है टैगोर जी ने, मतलब जो व्यक्ति हैं उनको स्वतंत्रता मिले, अधिकार मिलें कई सारे, ठीक है ये। अब देखिए भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति टैगोर जी का दृष्टिकोण, यह मानना गलत होगा कि टैगोर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विरोधी थे। प्रारंभ में वे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े, लेकिन बाद में जब आंदोलन हिंसक हुआ, बहिष्कारवादी और भावनात्मक उग्रता से भरने लगा तो वे इससे अलग हो गए। अब ये पॉइंट आया, सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए उनका मत था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन यह नैतिक और सामाजिक सुधार के बिना आए तो वह अधूरी होगी। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट बताया जा रहा है कि टैगोर जी का एक मत था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो जरूरी है, लेकिन साथ में नैतिक और सामाजिक सुधार भी होना चाहिए, नहीं तो ये अधूरी होगी। वे भारत की स्वतंत्रता को मानवता के व्यापक हित से जोड़कर देखते थे, ना कि संकीर्ण राष्ट्रवादी गर्व से। मतलब ये कि भारत स्वतंत्र होगा तो इससे मानवता का कल्याण होगा। इस संदर्भ में भारत की स्वतंत्रता को टैगोर जी देखते थे, ना कि सिर्फ एक राष्ट्रवादी विचार के रूप में, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए टैगोर की आलोचना, टैगोर के विचारों की शक्तियाँ, नैतिक दृष्टि, टैगोर ने राष्ट्रवाद को नैतिक कसौटी पर रखा। अब यहाँ पे देखिए आलोचनात्मक यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। देखिए यहाँ पे जो शब्द आया है आलोचना, इसे कट करके आलोचनात्मक लिख लेना, ठीक है। आलोचनात्मक मतलब होता है, ठीक है, आलोचनात्मक मतलब होता है सही गलत सभी पहलुओं को रखा जा रहा है। तो देखिए अब सही गलत हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, कई सारे जो विचारकों के अनुसार जो बातें बताई जा रही हैं हम उनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए टैगोर जी के जो विचार हैं, तो जो सकारात्मक चीज़ें कही जाती हैं इनके विचारों में वो ये हैं कि नैतिक दृष्टि, इन्होंने राष्ट्रवाद में नैतिकता को बढ़ावा दिया, कि कहा कि भाई देखो राष्ट्रवाद में नैतिक भावना होनी चाहिए। राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम अपने देश से प्यार करें और दूसरे देशों के नागरिकों से मतलब प्यार ना करें या उनके प्रति दया भाव या एक मानवता का जो भाव है वो ना रखें, ठीक है, मतलब हमें एक नैतिक भावना रखनी चाहिए राष्ट्रवाद में। इसके साथ ही मानवतावादी दृष्टिकोण, ये आपको समझ में आ गया कि इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद में मानव कल्याण का विचार होना चाहिए। युद्ध विरोधी चेतना, उनका चिंतन हिंसा और युद्ध के विरुद्ध था, मतलब ये कि राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उसमें युद्ध या हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसा टैगोर जी ने कहा। आज की प्रासंगिकता, तो उनके जो विचार हैं आज भी हमें प्रासंगिक दिखते हैं। उग्र राष्ट्रवाद, नस्लवाद और युद्ध के युग में टैगोर के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं, ठीक है, जरूरी हैं। टैगोर की सीमाएं, अब यहाँ पे उनके विचारों की कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस हमें दिखाई देती हैं, कुछ कमियां कह लो। व्यवहारिकता की कमी, मतलब यह है कि जो उनके विचार हैं वो ज़्यादा आदर्शवादी दिखाई देते हैं, जिन्हें एक्चुअल में लागू करना पूरी तरह थोड़ा मुश्किल लगता है। आलोचकों का कहना है कि टैगोर का विश्व मानवतावाद आदर्शवादी था। औपनिवेशिक शासन जैसी परिस्थितियों में राजनीतिक राष्ट्रवाद के बिना स्वतंत्रता कठिन थी। समझाई दिया मैंने। अब देखिए राजनीतिक संघर्ष की अनदेखी, टैगोर नैतिकता पर अधिक जोर देते हैं जबकि सत्ता संघर्ष की वास्तविकता को पूरी तरह नहीं अपनाते। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक संघर्ष है, मतलब धरातल पर जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलता है, सत्ता संघर्ष देखने को मिलता है, तो उस पर उनका इतना ध्यान नहीं गया। उन्होंने नैतिकता की अधिक बात की है। देखिए जन आंदोलन से दूरी, उनकी आलोचना कभी कभी राष्ट्रीय संघर्ष से दूरी में देखी गई। फिर भी यह आलोचनाएं टैगोर के अनुसार
टैगोर के विचारों को कमज़ोर नहीं करती बल्कि उन्हें पूरक और संतुलित बनाती हैं। अब देखिए टैगोर की प्रासंगिकता, कई बार प्रश्न आ जाता है कि जो उनके विचार हैं वो किस तरह से प्रासंगिक हैं, तो इसे भी आप बना बनाकर लिख सकते हैं। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर और ऐड कर दिया है कि अच्छे से देखिए आज के विषय में अगर हम बात करें तो उग्र राष्ट्रवादी, जो धार्मिक कट्टरता है, युद्ध और शरणार्थी संकट है, तो ये कुछ समस्याएं हमें आज के विश्व में फिर से उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में टैगोर जी के जो विचार हैं, ठीक है, वो हमें याद दिलाते हैं कि राष्ट्र मानवता के लिए, मतलब राष्ट्र मानव कल्याण के लिए काम करे, मानवता राष्ट्र के लिए नहीं। मतलब उन्होंने मानवता को सबसे ऊपर रखा। उनका चिंतन आधुनिक लोकतंत्र को नैतिक चेतावनी देता है कि राष्ट्रवाद तब तक उपयोगी है जब तक वह मानव मूल्यों की रक्षा करता है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, निष्कर्ष वगैरह भी आपने ऑलरेडी एक तरह से पढ़ ही लिया है। आप चाहें तो और डिटेल में यहाँ पर और अच्छे से कुछ बातें ऐड कर सकते हैं कि उनके क्या क्या मुख्य मुख्य विचार रहे हैं निष्कर्ष के रूप में, और अच्छे से यहाँ पे आप बता सकते हैं कि देखिए मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो उन्होंने जो राष्ट्रवादी बात कही तो उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, वर्चस्व के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और मानव विरोधी प्रवृत्तियाँ नहीं होनी चाहिए राष्ट्रवाद में। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ऐसे राष्ट्रवाद का उन्होंने विरोध किया, टैगोर जी ने ऐसे राष्ट्रवाद का विरोध किया जिसमें हिंसा, वर्चस्व और मानव विरोधी प्रवृत्तियां हों। ठीक है, उन्होंने कहा सच्चा राष्ट्रवाद वही है जो मानव गरिमा की रक्षा करे, नैतिक विवेक से संचालित हो और विश्व बंधुत्व की ओर अग्रसर हो। आई होप यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद पर उनके जो विचार हैं इसको बताइए। ये प्रश्न आया है, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत बदलाव करके भी प्रश्न आ सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कि गांधी जी का राष्ट्रवाद पर क्या विचार है, तो यहाँ पे वो पूरा आंसर आपको दिया जा रहा है। भूमिका को दोस्तों आप सामान्य रूप से लिख सकते हैं, उनके जो मुख्य मुख्य विचार हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे आप भूमिका में यानी कि इंट्रोडक्शन के रूप में सामान्य रूप से लिख सकते हैं। पहले जो मुख्य बातें वो हम समझ लेते हैं, मुख्य बातों के आधार पर आप जो आपको बातें याद होंगी शॉर्ट में आप इंट्रोडक्शन में लिख देना, फिर विस्तार से जो मुख्य बातें उन्हें आप बताना। अब देखिए गांधी जी की राष्ट्रवाद की मूल अवधारणा, अब हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने राष्ट्रवाद से संबंधित क्या विचार रखे। तो देखिए दोस्तों, गांधी के अनुसार राष्ट्रवाद का अर्थ केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है। उनके लिए सच्चा राष्ट्रवाद वह है जो नैतिकता पर आधारित हो, अहिंसा को अपनाए और समाज के सबसे कमजोर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दे। अब देखिए दोस्तों, नैतिकता वाला शब्द याद रखना, टैगोर जी के जो राष्ट्रवाद से संबंधित विचार हैं वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो गांधी जी का जो राष्ट्रवाद का विचार है उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम आज़ादी पालें राजनीतिक रूप से, ठीक है। राष्ट्रवाद, सच्चा राष्ट्रवाद वो है जहाँ पर नैतिकता हो, अहिंसा हो यानी कि हिंसा ना हो, और समाज के जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, सबसे जो सबसे जो कमज़ोर या निचला जो तबका है उसका भी कल्याण हो, ये होगा सच्चा राष्ट्रवाद। अब देखिए गांधी का मानना था कि स्वतंत्रता नैतिक सुधार के बिना प्राप्त की जाए तो वह स्थायी नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद को सत्य और अहिंसा से जोड़ा। अब देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ों को मैं जल्दी से रीड करके बस आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपको मतलब आसान है, समझ में आ जा रही हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद के विचार में नैतिकता की बात की है, लेकिन क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं तो आंसर में कई बार कुछ बातें रिपीट हो जाती हैं, क्योंकि हमें कई विस्तार से बताना होता है। तो कॉन्सेप्ट तो आपको जल्दी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं पूरा आपको एक बार रीड करके जरूर बता रहा हूँ ताकि कुछ भी ना छूटे। अहिंसा और सत्य, देखिए गांधी जी के राष्ट्रवाद की ये आत्मा है, मतलब ये कि गांधी का राष्ट्रवाद मूलतः अहिंसात्मक था। उन्होंने हिंसा को राष्ट्र निर्माण का साधन मानने से इनकार कर दिया। उनके अनुसार हिंसा से मिली स्वतंत्रता भय और घृणा को जन्म देती है। मतलब यह है, कुल मिलाकर ये बातें आप याद कर लो, लेकिन यहाँ पे मुख्य बात ये याद करो कि गांधी जी का जो राष्ट्रवाद का विचार है वो अहिंसात्मक है, उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जबकि अहिंसा से मिली स्वतंत्रता, उन्होंने कहा कि जब हम अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता जो शब्द आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उस समय ये जो मतलब विचार हमें दिखाई दे रहे हैं, उस समय भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, मतलब भारत ब्रिटेन से स्वतंत्रता चाह रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे स्वतंत्रता शब्द भी आ रहा है, स्वतंत्रता का विचार भी, आज़ादी का विचार आ रहा है। तो यहाँ पे गांधी जी ने ये विचार रखा कि जब हम अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं तो इससे आत्मबल को मजबूती मिलती है और नैतिक श्रेष्ठता होती है। सत्याग्रह गांधी जी का प्रमुख हथियार था जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उनके राष्ट्रवाद में साधन और साध्य दोनों का पवित्र होना आवश्यक है। मतलब ये उनका मानना था कि हम जो भी लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा हो, ठीक है, और जो तरीका हो लक्ष्य को प्राप्त करने का वो भी अच्छा हो।
मतलब सही हो, नैतिक हो। अब देखिए, राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार। गांधी जी का राष्ट्रवाद केवल अंग्रेजों के विरोध तक सीमित नहीं था। वे मानते थे कि जातिवाद, छुआछूत, स्त्री असमानता और आर्थिक शोषण भी उतने ही बड़े शत्रु हैं जितना औपनिवेशिक शासन। उन्होंने हरिजन आंदोलन, ग्राम स्वराज, स्वदेशी और खादी को राष्ट्र निर्माण के आवश्यक तत्व बताया। उनके अनुसार यदि समाज अंदर से कमजोर रहेगा तो राष्ट्र स्वतंत्र होकर भी मजबूत नहीं बन सकता। मतलब दोस्तों, यहाँ पर यह है कि गांधी जी ने ये कहा कि राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल जाए। ठीक है, राष्ट्रवाद में बहुत चीज़ें शामिल हैं। ये बात इसमें राष्ट्रवाद में शामिल थी गांधी जी के, कि सामाजिक सुधार भी होना चाहिए। जैसे कि समाज में जो जातिवाद, छुआछूत वगैरह फैला था, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, समाज में सुधार हो इसकी बात की। तो आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, गांधी जी का जो विचार है राष्ट्रवाद का, उसमें एक बात ये भी है, वसुधैव कुटुंबकम का विचार शामिल है और अंतर्राष्ट्रवाद का विचार शामिल है। गांधी का राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद से अलग नहीं था। वे मानते थे कि सच्चा राष्ट्रवाद मानवता के विरोध में नहीं हो सकता, बल्कि वह विश्व बंधुत्व की ओर ले जाता है। अब देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, लगभग इसका जो कोर मतलब जो पॉइंट है, समझ है जो, वो टैगोर जी में और गांधी जी में सेम है। यहाँ पर जो गांधी जी का भी राष्ट्रवाद है वो किसी एक देश तक सीमित नहीं है। इन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की, कि जो विश्व के दूसरे भी लोग हैं, ठीक है, तो हम उनसे भी नफरत ना करें, या उनसे हम उनके प्रति अलग भावना ना रखें। मतलब हमें अपने देश से प्यार है, लेकिन हमें दूसरे देशों से भी मतलब सद्भाव रखना चाहिए। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रवाद की बात की, मतलब विश्व स्तर पर मतलब एक भाईचारे की बात की। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता इसलिए चाहता हूं ताकि उसके संसाधनों का उपयोग पूरी मानवता के कल्याण के लिए हो। मतलब गांधी जी ने कहा कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता यानी कि भारत की स्वतंत्रता इसलिए चाहता हूं कि जो भारत के संसाधन है उसका उपयोग पूरे विश्व की मानवता के कल्याण में हो। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद की राह में बाधा नहीं बल्कि उसका आधार है। पश्चिमी राष्ट्रवाद की गांधी द्वारा आलोचना। अब देखिए, गांधी जी ने भी पश्चिमी राष्ट्रवाद की आलोचना की है। पहले मैंने आपको समझाया, वही बातें यहाँ पर भी लिखी हैं। अब ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, वही बातें लिखी, बस आप थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। गांधी जी ने पश्चिमी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उनके अनुसार पश्चिमी राष्ट्रवाद हिंसा, उपनिवेशवाद और भौतिकवाद पर आधारित था। भौतिकवाद एक शब्द आया, मतलब ये कि जो सिर्फ आर्थिक तरक्की की बात करे। जैसे हम बात करते हैं ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बात कर रहा है कि देखो आज मेरे को गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, कुछ समय बाद फिर मेरे को घर खरीदना है, फिर मेरे को AC खरीदना है, फिर मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मतलब ऐशो आराम की चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो उसे आप कहोगे कि यार तू तो भौतिकवादी बातें कर रहा है। मतलब आध्यात्मिकता या नैतिकता की बात नहीं हो रही। भौतिकतावादी मतलब सिर्फ जो मतलब वस्तुएं हैं उनकी लालसा रखना, ठीक है, तो ये बातें हैं। वे मानते थे कि ऐसा राष्ट्रवाद युद्ध को बढ़ावा देता है, जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है, ठीक है, वो मानव मूल्यों को नष्ट करता है और शक्ति को नैतिकता से ऊपर रखता है। तो ऐसे राष्ट्रवाद की उन्होंने आलोचना की। गांधी जी का राष्ट्रवाद इसके विपरीत नैतिक, आत्म संयमी और मानव केंद्रित था। मतलब उनका जो राष्ट्रवाद था वो नैतिक था, आत्म संयमी और मानव से संबंधित जो मतलब मानवता है तो उसकी बात करता था गांधी जी का राष्ट्रवाद। देखिए, गांधी जी का राष्ट्रवाद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। गांधी जी ने राष्ट्रवाद को जन आंदोलन बनाया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जनता को राजनीति से जोड़ा। अब देखिए, उन्होंने जन आंदोलन किस तरह बनाया। अब उन्होंने देखिए राष्ट्रवाद को जन जीवन का हिस्सा बनाया और संघर्ष को नैतिक आधार दिया। उनका राष्ट्रवाद नेतृत्व का नहीं बल्कि जन सहभागिता का राष्ट्रवाद है। एक विचार और शामिल हो गया यहाँ पर कि गांधी जी के राष्ट्रवाद के विचार में हमें जन सहभागिता भी दिखाई देती है, कि उन्होंने जनता को शामिल किया। मतलब राष्ट्रवाद का मतलब उनके अनुसार सिर्फ मतलब नेतृत्व के संदर्भ में नहीं बल्कि जनता की सहभागिता हो। तो इस संदर्भ में हमें एक चीज़ और दिखाई दी यहाँ पर। अब यहाँ पर एक आलोचनात्मक समीक्षा दी जा रही है। आमतौर पर यहीं से समझ लो एक तरह से निष्कर्ष शुरू हो गया है। अब देखिए, गांधी जी के जो राष्ट्रवाद का विचार है उसके जो सकारात्मक चीज़ें, शक्तियों की जगह आप सकारात्मक शब्द लिख लेना। देखिए, नैतिक श्रेष्ठता, मतलब इनके विचारों में हमें नैतिकता दिखाई देती है, अहिंसा दिखाई देती है, सामाजिक न्याय। इन्होंने बात की कि जो समाज का सबसे निचला वर्ग है, ठीक है, जो निचला वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, गरीब समुदाय है, उसका भी कल्याण हो, ठीक है, तो इन्होंने सामाजिक न्याय की बात की। विश्वव्यापी प्रभाव। अब देखिए, गांधी जी के जो विचार हैं इनका प्रभाव हमें विश्व स्तर पर दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ सकारात्मक चीज़ें देखी। अब देखिए और कुछ बातें और लिखी हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांधी जी की जो राष्ट्रवाद है उसमें हमें कुछ कमियां, कुछ सीमाएं भी दिखाई देती हैं, जैसे कि आदर्शवाद अधिक है। मतलब गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है उसमें हमें आदर्शवादी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिखाई देती हैं। प्रैक्टिकली जो चीज़ें लागू कर पाना है वो थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। आर्थिक दृष्टि की कमजोरी, मतलब थोड़ा सा आर्थिक जो दृष्टि, एक आर्थिक तरक्की, देश आर्थिक तरक्की की भी बात करता है, तो इसके ये चीज़ें हमें थोड़ी
सीमित दिखाई देती है। हालांकि उन्होंने कई सारी बातें की हैं आर्थिक रूप से, ठीक है, लेकिन कुछ आलोचक है तो उनका कहना है कि जो गांधी जी का ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योग पर जो जोर है वो आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में वो सीमित माना जाता है। राजनीतिक कठोरता की कमी, अब देखिए गांधी जी का जो विचार है उसमें हमें राजनीतिक कठोरता की कमी दिखाई देती है। कुछ विद्वानों के अनुसार अहिंसा की नीति ने कभी कभी संघर्ष को लंबा कर दिया। इन आलोचनाओं के बावजूद, अगर ये आलोचनाएं भी अगर हम देख लें तब भी हम कह सकते हैं कि इन आलोचनाओं के बावजूद गांधी का जो राष्ट्रवाद है, गांधी जी का जो राष्ट्रवाद का विचार है वो मानवीय दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली और नैतिक रूप से सशक्त था। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैंने ऐड किया है कि कई बार प्रश्न आपसे पूछता है ना कि प्रासंगिकता क्या है, तो इसलिए ये भी ऐड किया। आप इस प्रश्न में भी लिख सकते हैं पूरी तरह। अब देखिए आज के टाइम पर जो उनके विचार हैं वो आज के टाइम पर भी काफ़ी उपयोगी हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं, ठीक है, आज भी वो प्रासंगिक बने हैं। देखिए आज विश्व में उग्र राष्ट्रवाद, युद्ध, धार्मिक कट्टरता, ठीक है, मानव अधिकार संकट फिर से उभर रहे हैं। ऐसे समय में गांधी जी के जो राष्ट्रवाद का विचार है ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र का उद्देश्य मानवता की सेवा है, ना कि दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। टैगोर जी के बारे में हमने बात कर ली, फिर गांधी जी के बारे में भी हमने बात कर ली। अब एक प्रश्न आता है एग्जाम में, साथ में ही आते हैं प्रश्न, देखिए अलग अलग विचारकों से प्रश्न आते हैं राष्ट्रवाद को लेकर। अब विवेकानंद जी का राष्ट्रवाद का विचार बताइए, ये प्रश्न आता है। इसका आंसर अभी नहीं देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोग बोर हो रहे हो, बार बार राष्ट्रवाद का विचार आ रहा है। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं राज्य और प्रजातंत्र के विषय में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार बताइए, या जो राज्य है और जो लोकतंत्र है उस पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने क्या विचार रखे इसको बताइए। तो अच्छे से आपको यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे आप सामान्य बातें पहले लिख सकते हैं, ठीक है, ये बातें मैं एक बार पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन जो मुख्य बातें उन्हें हम समझते हैं। तो राज्य को लेकर, स्टेट को लेकर, देश के बारे में, जो देश है, देश की सरकार है, उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी के क्या विचार रहे, उन्होंने क्या विचार दिए कि कैसा राज्य होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए। तो देखिए उन्होंने कहा कि राज्य और समाज जुड़े हुए हैं आपस में। एक पॉइंट तो ये हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि राज्य समाज से अलग नहीं होता, राज्य समाज की समस्याओं को दूर करने का एक साधन है। भारतीय समाज में जाति, छुआछूत और भेदभाव बहुत गहराई से मौजूद थे, इसलिए वे एक ऐसे सशक्त राज्य के पक्ष में थे जो कमज़ोर, दबे कुचले वर्गों की रक्षा कर सके। उनके अनुसार यदि राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो सामाजिक अन्याय कभी समाप्त नहीं होगा। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा कि समाज में कई सारे मतलब कुरीतियाँ वगैरह हैं, कई सारे तरह के भेदभाव वगैरह हैं, तो ऐसे में जो राज्य है उसे सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, और उसे जो भी मतलब समाज में भेदभाव वगैरह हो रहे हैं, जो भी वर्ग है जिसको दबाया जा रहा है, तो राज्य को उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बातें सामान्य रूप से लिखी, तो आप यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए सामाजिक न्याय और समानता, मतलब अंबेडकर जी के अनुसार कि देखिए अंबेडकर के विचारों का केंद्र सामाजिक न्याय था। वे मानते थे कि समाज में तब तक शांति और स्थिरता नहीं आ सकती जब तक सभी को समान अधिकार और अवसर ना मिले। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मैंने हाईलाइट वगैरह नहीं किया, बट कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाईलाइट मैं नहीं कर पाया, थोड़ा सा समय लगता है इसमें ज़्यादा, ठीक है, और उतना टाइम नहीं था, और जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस लानी थी, बट कंटेंट जो है, बट यहाँ पे जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सभी विचारों को यहाँ पर सही से समझें। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा है कि अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय की बात की। उन्होंने कहा कि समाज में जो भेदभाव वगैरह फैले हुए हैं, ठीक है, तो इसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब देखिए ऐसे राज्य को व्यवस्था बनानी चाहिए कि सभी को समान अधिकार मिले, सभी लोगों को, और सभी लोगों को समान अवसर मिले, तभी सभी लोगों का विकास हो पाएगा, एक समानता आएगी समाज में, और तभी जाके एक शांति व्यवस्था समाज में स्थापित हो पाएगी। ठीक है, तो ये विचार अंबेडकर जी ने राज्य के लिए रखा, सरकार के लिए, देश के लिए रखा। इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य से अपेक्षा है कि वह जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करे, ठीक है, और कई सारे मतलब नियम बनाए। आरक्षण जैसी नीतियों को वे सामाजिक समानता का आवश्यक साधन मानते थे। तो उन्होंने आरक्षण संबंधित नीतियों का भी समर्थन किया कि जो दबे कुचले जो वर्ग हैं, ठीक है, उनको भी समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए राज्य आरक्षण जैसी व्यवस्था भी करे। अब देखिए आर्थिक समानता और राज्य, अब उन्होंने राज्य से संबंधित उनका एक विचार आर्थिक समानता को लेकर भी है कि देखिए डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याय नहीं है। यदि व्यक्ति गरीब है, बेरोजगार है और शोषण में जी रहा है तो उसकी स्वतंत्रता अर्थहीन है, आज़ादी उसकी अर्थहीन है। इसलिए वे आर्थिक समानता के समर्थक थे। उनका मानना था कि राज्य को रोजगार, श्रमिक अधिकार और भूमि सुधार, सामाजिक सुरक्षा जैसी नीतियों के माध्यम से आर्थिक असमानता को कम करना चाहिए। इस दृष्टि से भी कल्याणकारी राज्य के पक्षधर थे। अब उन्होंने जो राज्य की बात की तो उन्होंने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया। उन्होंने कहा
कि अगर हम सिर्फ नागरिकों को राजनीतिक आज़ादी दे देते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता या अधिकार दे देते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे हो सकता है कि व्यक्ति अपने कई सारे अधिकारों का उपयोग ना कर पाए। जैसे कि सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार दे दिया। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास रोजगार नहीं है, काफ़ी गरीब व्यक्ति है, उसके पास रोजगार नहीं है, ठीक है, खाने के लिए उसके पास अनाज भी नहीं है, और उस व्यक्ति के पास वोट डालने का अधिकार है। तो जाहिर सी बात है, क्या वो व्यक्ति वोट डालने पर ध्यान देगा? तो पहले व्यक्ति देखेगा कि वो किस तरह अपने लिए एक भोजन जुटा सकता है, किस तरह वो कहीं रोजगार पा सकता है। तो व्यक्ति इन चीज़ों पर ध्यान देगा, वो अपने वोट के अधिकार का उपयोग कैसे करने पर ध्यान उतना नहीं देगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो व्यक्ति के लिए कुछ ऐसे कार्य करे जिससे कि सामाजिक न्याय हो, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। जैसे कि शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था करे सरकार, व्यक्तियों को रोजगार मिल पाए, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। तो यहाँ पे राज्य से संबंधित उनके जितने विचार हैं, पहले हम इसको समझ रहे हैं, फिर लोकतंत्र से संबंधित, प्रजातंत्र से संबंधित जो विचार हैं उन्हें भी हम समझेंगे। अब देखिए, अधिकारों की सुरक्षा। अंबेडकर जी के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि राज्य, यानी कि राज्य, नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन ना कर सके। उनके अनुसार एक अच्छा राज्य वही है जो कानून के अधीन हो और मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग ना करे। कुल मिलाकर दोस्तों, उन्होंने कहा कि राज्य के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अधिकार हैं व्यक्तियों के, उन्हें सुरक्षित किया जा सके। ऐसे में उन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की कि संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि जो राज्य है, जो सरकार है, वो नागरिकों के अधिकारों को छीन ना सके। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की। उनका मानना था कि राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए। धर्म व्यक्ति का निजी विषय है, राज्य का नहीं। तो उन्होंने धर्म को राज्य से अलग रखने की बात की, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की। अब आते हैं दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रजातंत्र, लोकतंत्र को लेकर क्या विचार थे। देखिए दोस्तों, हकीकत में अगर आप बात समझो तो राज्य पर क्या विचार थे और लोकतंत्र पर क्या विचार थे, इनको अगर हम अलग अलग करें तो थोड़ा मतलब इतना आसान नहीं है। राज्य से संबंधित जो उनके जो विचार थे, वही उनके लोकतंत्र से संबंधित इचार भी रहे हैं। इसे आप बना कर भी लिख सकते हैं। जैसे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की, उन्होंने बात की कि लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता को अपनाना चाहिए। लोकतंत्र मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस भी देश में अपनाई गई है, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से आप बना कर भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और अच्छे से आपको बताया जा रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। देखिए, लोकतंत्र की अवधारणा। अंबेडकर जी के अनुसार लोकतंत्र केवल चुनाव या सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा लोकतंत्र एक जीवन जीने का तरीका है, मतलब एक तरीका है जीवन जीने का। इसका आधार स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है। यदि समाज में आपसी सम्मान है तो लोकतंत्र केवल नाम मात्र का, यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने कहा कि यदि समाज में आपसी सम्मान नहीं है तो लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। मतलब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के अंतर्गत हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहाँ पर सभी लोगों को समानता के अधिकार मिले, सभी लोगों को समान स्वतंत्रता मिले, ठीक है, भाईचारे की व्यवस्था हो, एक सद्भावना हो। इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र की बात की। मतलब देखिए, वे राजनीतिक लोकतंत्र के समर्थक थे। उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की कि सभी के पास अधिकार होना चाहिए मतदान का, ठीक है। जैसे कि भारत में 18 वर्ष से उम्र के सभी जो वयस्क नागरिक हैं उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया है। तो यह इस अधिकार का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने प्रतिनिधि शासन, उत्तरदायी शासन का पक्ष लिया। मतलब उन्होंने जो उत्तरदायी सरकार है उसकी बात की। जैसे कि संसदीय लोकतंत्र है तो उसका उन्होंने समर्थन किया। मतलब सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जवाबदेह हो। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की बात की कि मतलब समाज में सभी को मतलब समान अधिकार प्राप्त हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, जातिवाद ना हो, छुआछूत ना हो, ऊंच नीच ना हो। उन्होंने कहा अगर ये सब मतलब होता है समाज में, ऐसा भेदभाव होता है समाज में, तो लोकतंत्र कमजोर रहेगा। इसलिए उन्होंने सामाजिक समानता की बात की। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता लोकतंत्र में अनिवार्य शर्त है। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र की भी बात की। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र पर जोर दिया। उनका मानना था कि जब तक आर्थिक संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा रहेगा तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों, भूमि सुधार और राज्य द्वारा आर्थिक नियंत्रण की वकालत की। उनके अनुसार आर्थिक समानता के बिना लोकतंत्र वास्तविक नहीं हो सकता। मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि सरकार कुछ मतलब कल्याणकारी कार्य करे, जैसे कि सरकार शिक्षा की व्यवस्था करे, ठीक है, सरकार कुछ कार्यों को अपने हाथों में रखे, कुछ कार्यों को करे, जैसे कि शिक्षा की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे सरकार, ठीक है, नागरिकों को
पर्याप्त भोजन मिल पाए, इसको देखे सरकार। ठीक है, मतलब सरकार कुछ आर्थिक गतिविधियों को अपने हाथ में रखे जो कि जनता के कल्याण के लिए सरकार करे। संविधान और लोकतंत्र, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को लोकतंत्र की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा साधन माना। मतलब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संविधान का होना बहुत आवश्यक है और संविधान में जो नागरिक अधिकार हैं ये होना, समानता होना, न्याय होना, ये चीज़ें होनी बहुत आवश्यक है। उनका मानना था कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ समाज की ज़रूरतों के अनुसार बदला जा सकता है। शिक्षा और लोकतंत्र, उन्होंने शिक्षा को भी महत्वपूर्ण माना है। अंबेडकर जी ने शिक्षा को लोकतंत्र की नींव माना। उनका कहना था कि अशिक्षित समाज में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है और उसे आत्मसम्मान सिखाती है, इसलिए उन्होंने सभी के लिए समान और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया। महिलाओं और लोकतंत्र, अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि महिलाओं के बिना लोकतंत्र अधूरा है। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए कानून बनाने का समर्थन किया। उनके अनुसार समाज की प्रगति और लोकतंत्र की सफलता महिलाओं की स्थिति से जुड़ी हुई है। तो महिलाओं को भी लोकतंत्र में समान अधिकार मिले, इस विचार का भी उन्होंने पूरा समर्थन किया। अब देखिए मूल्यांकन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार देखिए डॉक्टर अंबेडकर के राज्य और लोकतंत्र संबंधी विचार अत्यंत व्यावहारिक थे। उन्होंने भारतीय समाज की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखकर राज्य को सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह दी। कुछ आलोचक मानते हैं कि वे राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने राज्य की शक्ति को संविधान और मौलिक अधिकारों से सीमित भी किया। मतलब राज्य को शक्ति तो दी उन्होंने, लेकिन साथ में ये भी कहा कि संविधान होना चाहिए जिसमें लोगों के अधिकारों की रक्षा भी हो, मतलब लोगों के अधिकार भी शामिल किए जाएं। उन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि उन्होंने राज्य की सरकार की शक्ति पर कुछ सीमाएं भी लगाई। लोकतंत्र के विषय में उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से जोड़ा। मतलब ये कि जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है वो भी होना चाहिए। मतलब ये कि सिर्फ देश में नागरिकों की आज़ादी ना हो, स्वतंत्रता ना हो, बल्कि उनके पास कुछ अधिकार भी हों। सरकार जो है वो कुछ कल्याणकारी कार्य भी करे, जैसे कि स्कूल खोल दे, सरकारी स्कूल खोल देती है सरकार, शिक्षा की व्यवस्था कर दे, ठीक है, लोगों के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था कर दे, या कुछ दूसरी जो चीज़ें जैसे कि सस्ते दामों में अनाज उपलब्ध कराए सरकार। तो इन चीज़ों पर भी सरकार ध्यान दे। तो इन्होंने तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अंबेडकर जी ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात की। अभी यहाँ पर हमने जितनी बातें समझी उतनी इनफ हैं, आप चाहें तो इससे भी पढ़ सकते हैं, बाकी इतना इनफ है जितना भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने दोस्तों इस पूरे प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया, ठीक है। अब इतना आपने पढ़ लिया तो आप शॉर्ट में कुछ भी बातें अंबेडकर जी से संबंधित जो भी आपने समझी उनको भूमिका के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वापस से इस प्रश्न पर आते हैं कि राष्ट्रवाद पर विवेकानंद जी के विचार। कई बार ये पूर्ण प्रश्न के रूप में आ जाता है या कई बार ये प्रश्न शॉर्ट नोट्स में भी लिखे हुए आ सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं एक पूरे प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे आपको उत्तर लिखकर दे रहा हूँ। अब देखिए विवेकानंद जी के जो मुख्य विचार हैं यहाँ पर राष्ट्रवाद से संबंधित। देखिए विवेकानंद ने के राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति, विवेकानंद का राष्ट्रवाद धार्मिक, आध्यात्मिकता, मानवतावादी तथा सांस्कृतिक था। वे मानते थे कि भारत एक सामान्य राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सभ्यता है, इसलिए भारत का राष्ट्रवाद उसकी संस्कृति, धर्म और दर्शन से अलग नहीं हो सकता। उनका स्पष्ट मत था कि बिना आत्मगौरव और सांस्कृतिक चेतना के कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर देखिए ये आपको बातें बताई जा रही हैं कि विवेकानंद जी ने कहा कि जो भारत का राष्ट्रवाद है वो धार्मिक और आध्यात्मिक भी है और मानवतावादी और सांस्कृतिक भी है। मतलब ये धार्मिक और आध्यात्मिक का मतलब ये है कि देखिए दोस्तों जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, ठीक है, उनको विवेकानंद जी ने राष्ट्रवाद में शामिल किया। भारत में जो एक कर्तव्य की भावना रही है, ठीक है, जो कर्तव्य का जो विचार रहा है प्राचीन समय में हमने जो मतलब देखिए जब मैंने आपको प्राचीन जो भारत का राजनीतिक जो विचार रहा है उसको पढ़ाया, तब मैंने आपको धार्मिक के बारे में बताया कि जो उस समय कर्तव्य की भावना थी एक, ठीक है, जो तो विवेकानंद जी ने कर्तव्य और जो मतलब जो विचार हैं और जो आध्यात्मिक विचार हैं तो उसको राष्ट्रवाद में विवेकानंद जी ने शामिल किया। इन्होंने मानवतावाद को इसमें महत्वपूर्ण मतलब माना तथा सांस्कृतिक मतलब इन्होंने जो भारत की संस्कृति है उसको भी राष्ट्रवाद में इन्होंने महत्वपूर्ण माना है कि मतलब देश की जो अपनी संस्कृति है ये भी राष्ट्रवाद के विचार में महत्वपूर्ण है, इसे हम अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही बातें कही जा रही हैं उनके अनुसार कि देखिए जो राष्ट्रवाद है उसमें आत्मगौरव मतलब हम अपनी संस्कृति पर गर्व करें, ठीक है, हम अपनी परंपराओं पर गर्व करें, ठीक है, और जो मतलब संस्कृति है हमारी तो हम उसका भी सम्मान करें। तो उन्होंने राष्ट्रवाद में इन्हें प्रमुख माना। अब देखिए धर्म और संस्कृति राष्ट्र की आत्मा, विवेकानंद के अनुसार भारत में धर्म ही राष्ट्र का केंद्रीय सूत्र है।
भारतीय संस्कृति में जो नैतिक नियम रहे हैं, जो कर्तव्य की भावना भावना रही है, जो संस्कृति रही है, तो उसको यहाँ पे इन्होंने कहा कि वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रवाद में। यहाँ धर्म का अर्थ किसी एक संप्रदाय से नहीं बल्कि जीवन मूल्यों, नैतिकता और आध्यात्मिक दृष्टि से है। मतलब जो जीवन मूल्य हैं, जो मतलब नैतिकता से संबंधित जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो संस्कृति है, जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, ठीक है, वेदों और उपनिषदों को वे भारत की आत्मा मानते थे। उनके अनुसार इतिहास में जब जब भारत कमज़ोर पड़ा, धर्म और अध्यात्म ने ही उसे फिर से जीवित किया। इस प्रकार विवेकानंद का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक निरंतरता और आध्यात्मिक चेतना पर आधारित था। अब देखिए आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, विवेकानंद का राष्ट्रवाद भौतिकवादी नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। मतलब वो देखिए, अभी जो पश्चिमी राष्ट्रवाद के बारे में मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई थी, यहाँ पे वही बातें यहाँ पे फिर आपको बताई जा रही हैं कि जो पश्चिमी राष्ट्रवाद था वो शक्ति, धन और विजय पर टिका है। हम दोस्तों उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो विवेकानंद जी के विचार हैं, तो देखिए विवेकानंद जी कहते थे कि जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है वो शक्ति, धन और विजय पर टिका है, जबकि भारत का राष्ट्रवाद त्याग, आत्मसंयम और करुणा पर आधारित है। उनके अनुसार यदि राष्ट्र निर्माण नैतिकता और आध्यात्मिकता से विहीन हो तो वह अंततः विनाश की ओर जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो विवेकानंद जी ने जो नैतिक भावना है, जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो मन को शांति देने वाली चीज़ें हैं, तो इनको राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण माना है। अब देखिए इनके विचारों में वसुधैव कुटुंबकम का विचार हमें दिखाई देता है, सार्वभौमिकता का विचार हमें दिखाई देता है। जैसे कि गांधी जी का विचार अभी हमने समझा था राष्ट्र, और इसके अलावा हमने रविंद्रनाथ जी के विचारों को समझा था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है कि विवेकानंद का जो राष्ट्रवाद है वो संकीर्ण नहीं था, ठीक है, मतलब किसी एक देश तक सीमित नहीं था। वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते थे, अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है। उनका राष्ट्रवाद भारत से प्रेम करना सिखाता है लेकिन अन्य राष्ट्रों से घृणा नहीं। इस दृष्टि से उनका राष्ट्रवाद राष्ट्रीय होते हुए भी सार्वभौमिक था। मतलब ये कि उनके विचारों में हमें सार्वभौमिकता दिखाई देती है कि जो मतलब हमें अपने देश से प्यार करना है, अपने देश का सम्मान करना है, लेकिन हमें दूसरे से घृणा नहीं करनी है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ये सारी बातें की। समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण, तो राष्ट्रवाद के विचार में जो समाज सुधार का विचार है, ठीक है, वो भी यहाँ पर शामिल है। जैसे कि गांधी जी के विचारों में हमने देखा ना कि राष्ट्रवाद में उन्होंने समाज सुधार को भी शामिल किया कि राष्ट्रवाद की विचारधारा में समाज सुधार होना चाहिए, तो इन्होंने भी समाज सुधार की बात की। जैसे कि देखिए विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र का निर्माण समाज से होता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की दुर्दशा, गरीबी, जातिगत भेदभाव और राष्ट्र की कमजोरी के कारण, मतलब ये जो भेदभाव वगैरह हैं वो राष्ट्र की कमजोरी के कारण हैं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, गरीबों के उत्थान और सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया। बिना सामाजिक सुधार के राष्ट्रवाद को खोखला उनके अनुसार बिना सामाजिक सुधार के राष्ट्रवाद खोखला रह जाता है। युवाओं की भूमिका, विवेकानंद ने राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी युवाओं को सौंपी। उनका प्रसिद्ध संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। तो उन्होंने युवाओं से संबंधित कुछ संदेश भी दिए कि युवाओं को जिम्मेदारी भी सौंपी राष्ट्र निर्माण की। वे युवाओं में साहस, आत्मविश्वास और चरित्र निर्माण को राष्ट्रवाद की आधारशिला मानते थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सारे विचार विवेकानंद जी के राष्ट्रवाद में शामिल हैं। बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। आई होप यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए साथ में राष्ट्रीय एकता और विविधता, विवेकानंद भारत की विविधता को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति मानते थे। उनके अनुसार जाति, भाषा और क्षेत्र की विविधताओं के बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक दृष्टि हमें एक सूत्र में बांधती है। इस प्रकार उनका राष्ट्रवाद अनेकता में एकता की अवधारणा को मजबूत करता है। ऐतिहासिक दृष्टि और सामाजिक शक्तियाँ, देखिए दोस्तों विवेकानंद जी ने समाज को संचालित करने वाली 4 शक्तियों की बात की, ज्ञान, शक्ति, धन और श्रम। उनके अनुसार इतिहास में ये शक्तियाँ क्रमशः प्रभावशाली होती रही हैं। राष्ट्र का स्वस्थ विकास तभी संभव है जब इन सभी शक्तियों में संतुलन हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी बातें आपको समझ में आई सिंपल तरीके से, अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप और सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। बाकी अगर डिटेल में पूरा प्रश्न आता है तो यहाँ पे जितनी बातें आपको बताई गई वो सारी बातें आप लिखिए। अब देखिए निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानवतावादी था। वे राष्ट्र के विरोधी नहीं थे, मतलब जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसके विरोधी नहीं थे, बल्कि उसे भौतिक और संकीर्ण राष्ट्रवाद के आलोचक थे जो मानवता और नैतिकता की उपेक्षा करता है। उनका राष्ट्रवाद भारत को आत्मगौरव, सामाजिक सुधार और विश्व बंधुत्व की दिशा में ले जाता है। इस प्रकार विवेकानंद का राष्ट्रवाद न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है। देखिए सिंपल तरीके से जो बातें अभी हमने पहले समझी थी वही बातें निष्कर्ष में और शॉर्ट में लिखी हुई हैं।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है, नेहरू के राज्य पर विचार और समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो ये प्रश्न है वो है राज्य के ऊपर, कि नेहरू जी का राज्य पर क्या विचार है और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है। मतलब यहाँ पर यह है कि आपको नेहरू के विचार भी लिखने हैं यहाँ पर, और वर्तमान समय में उनके जो विचार हैं वो क्यों ज़रूरी हैं ये भी आपको बताना है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि पहले तो यहाँ पे एक सिंपल तरीके से भूमिका लिखी गई है, इंट्रोडक्शन लिखा गया है। जब आप मुख्य विचार समझ लोगे, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाएगा, आप लिख भी सकते हो आराम से, उसकी बात हम कर लेंगे। लेकिन आइए मुख्य जो बात यहाँ पर करनी है वो करते हैं, कि नेहरू जी का राज्य से संबंधित क्या विचार है और उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो यहाँ पे हम साथ साथ दोनों बातें कर रहे हैं। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नेहरू जी का राज्य को लेकर, सरकार को लेकर क्या विचार है। जैसे कि अम्बेडकर जी के बारे में अभी हमने बात की थी, वैसे यहाँ पर नेहरू जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की। देखिए, नेहरू का मानना था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए। राज्य किसी एक धर्म का पक्ष ना ले, बल्कि सभी धर्मों को समान सम्मान दे। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता की ही भारत की एकता और अखंडता की आधारशिला है। तो ये विचार सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और सिंपल है तो आपको समझ भी आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने ना साथ में रख दिया है कि इनका जो विचार है उसकी क्या प्रासंगिकता है। आप चाहें तो अलग से बाद में भी लिख सकते हैं प्रासंगिकता को, ठीक है। अब देखिए, आज के समय में अगर हम बात करें तो आज जब समाज में धार्मिक तनाव और पहचान की राजनीति बढ़ रही है, तब नेहरू की धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज के समय पर हम देख रहे हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता संबंधित नेहरू जी के जो विचार हैं, आज के समय इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, लोकतांत्रिक राज्य, इन्होंने लोकतांत्रिक राज्य की बात की। इन्होंने कहा कि जो राज्य हो, जो सरकार बने, वो लोकतांत्रिक हो। नेहरू लोकतंत्र को केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं मानते थे। उनके अनुसार लोकतंत्र का अर्थ था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब उनके अनुसार लोकतंत्र का मतलब था जहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, लोगों को बोलने का अधिकार दिया जाए, अपने विचार रखने का अधिकार दिया जाए, ऐसा लोकतंत्र हो, ठीक है। राजनीतिक भागीदारी, मतलब लोग पार्टिसिपेट करें शासन में, ठीक है, लोग चुनावों में भाग लें, ठीक है। सहिष्णुता और संवाद, एक सहिष्णुता बनी रहे, ठीक है, सभी के विचारों को सम्मान दिया जाए, ठीक है, और संवाद हो, जो अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो उनके बीच में संवाद भी होता रहे, बातचीत भी हो, ठीक है। वे संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक शासन के समर्थक थे। संसदीय जो लोकतंत्र है और जो संवैधानिक शासन है कि संविधान के अनुसार शासन चलाया जाए, उसके समर्थक थे नेहरू जी। अब ये जो इनका विचार है, इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो देखिए, आज लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, मीडिया की भूमिका और नागरिक अधिकारों पर जो बहसें, जो डिबेट्स चल रही हैं, वे नेहरू के लोकतांत्रिक आदर्शों को और अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। तो मतलब यहाँ पर हम साथ में विचार को पढ़ा, फिर हमने उनकी प्रासंगिकता को भी देख लिया कि उनके विचार क्यों जरूरी हैं आज के समय में, ठीक है। अब देखिए, कल्याणकारी और समाजवादी राज्य। अब उन्होंने राज्य से संबंधित जो विचार रखा, उसमें उन्होंने कहा कल्याणकारी और समाजवादी राज्य होना चाहिए। मतलब ये कि नेहरू जी का मानना था कि राज्य को केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मतलब लोगों की भलाई के लिए भी कई सारे कार्य राज्य को खुद करने चाहिए। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे देखिए, राज्य को चाहिए कि गरीबी घटाए, बेरोजगारी कम करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग को बढ़ावा दे। और आज़ादी के समय हमने यही देखा कि शुरुआत में हमें काफ़ी कल्याणकारी राज्य भारत में देखने को मिलता है। अब देखिए, इसी सोच के तहत उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। समकालीन प्रासंगिकता, आज के समय पे इस विचार की क्या प्रासंगिकता है, क्यों ज़रूरत है, क्या मतलब प्रासंगिकता है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज भी भारत में गरीबी, असमानता और क्षेत्रीय असमानता जैसी समस्याएं मौजूद हैं। ऐसे में नेहरू जी की जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, वो सामाजिक न्याय के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। इसके साथ ही अब देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक विचार। नेहरू जी विज्ञान और तर्क को राज्य नीति का आधार मानते थे। वे अंधविश्वास और रूढ़िवाद के विरोधी थे। उनका विश्वास था कि वैज्ञानिक सोच से ही समाज प्रगति कर सकता है। मतलब नेहरू जी एक वैज्ञानिक राज्य की भी बात कर रहे थे कि वैज्ञानिक सोच हो राज्य में। मतलब नेहरू जी ने कहा कि राज्य में वैज्ञानिक सोच भी हो, ठीक है, तभी समाज प्रगति करेगा। जो राज्य है वो आधुनिक हो, मतलब पुरानी विचारधाराओं वाला ना हो, वो अंधविश्वासी ना हो, तो वैज्ञानिक सोच रखता हो राज्य, ठीक है, तो ऐसा राज्य हो, समाज हो। अब देखिए, उनका ये जो विचार है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनका ये, तो इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो देखिए, आज हम देख रहे हैं डिजिटल इंडिया, अंतरिक्ष अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और वैज्ञानिक विकास नेहरू की इसी सोच का परिणाम है। साथ ही फेक न्यूज़ और अंधविश्वास के दौर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भी आवश्यक हो गया है। शिक्षा और राज्य। अब देखिए, नेहरू के अनुसार शिक्षा राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने उच्च शिक्षा, तकनीकी संस्थाओं की स्थापना को प्राथमिकता दी ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। अब देखिए, आज के समय पर इस विचार की क्या मायने हैं, क्या महत्व है। तो देखिए, उन्होंने शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब ये देखिए, आज ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमी, मतलब आज हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में ज्ञान का सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।
आजकल कई सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको चलाने के लिए भी मतलब इस स्किल्स होनी चाहिए। तो ज्ञान आधारित जो सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत हुआ है। तो देखिए, आज ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, संस्कृति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शिक्षा की भूमिका पहले से अधिक बढ़ गई है, जो नेहरू की दूरदर्शिता को सिद्ध करती है। शांतिपूर्ण और स्वतंत्र विदेश नीति। नेहरू ने राज्य की विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता, अब देखिए उन्होंने शांतिपूर्ण और स्वतंत्र विदेश नीति की बात की। नेहरू ने राज्य की यानी कि सरकार और जो देश है राज्य, उसकी विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता, शांति और सह अस्तित्व पर आधारित किया। उनका उद्देश्य भारत की स्वतंत्र पहचान बनाए रखना था। समकालीन प्रासंगिकता। आज बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की संतुलित विदेश नीति नेहरू के विचारों की निरंतरता को दर्शाती है। अभी यहाँ पर हमने देखा कि नेहरू जी के राज्य से संबंधित क्या विचार हैं और उसकी क्या प्रासंगिकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आलोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पे दिया गया है। यह सत्य है कि नेहरू की कुछ नीतियों जैसे अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और भारी उद्योगों पर जोर की आलोचना हुई, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि उन्होंने एक नव स्वतंत्र और विभाजन पीड़ित और पिछड़े देश को लोकतांत्रिक और स्थिर राज्य बनाने की नींव रखी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि नेहरू जी की कुछ नीतियों जैसे कि अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और भारी उद्योगों पर जोर, इसकी कुछ आलोचना की गई है, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने एक नव स्वतंत्र, विभाजन पीड़ित और पिछड़े देश को लोकतांत्रिक स्थिर राज्य बनाने, मतलब उस समय जो भारत की स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस राज्य को लोकतांत्रिक और स्थिर राज्य बनाने की नींव रखी। निष्कर्ष। हालांकि जो आलोचनात्मक मूल्यांकन था वो भी निष्कर्ष का ही एक हिस्सा है, तो आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, थोड़ा अपने आप यहाँ पे बनाकर आप लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न है, प्रजातंत्र पर दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है, इसमें आपको दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रजातंत्र से संबंधित विचारों को आपको बताना है। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र और भारतीय संस्कृति, उनका जो एक विचार है वो है लोकतंत्र और भारतीय संस्कृति। यहाँ पे और समझते हैं डिटेल में। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि लोकतंत्र की जड़ें भारतीय संस्कृति में पहले से मौजूद हैं। पंचायत सभा और सामूहिक निर्णय जैसी परंपराएं भारतीय लोकतांत्रिक सोच का प्रमाण हैं। इसलिए वे पश्चिमी लोकतंत्र की अंधी नकल के विरोधी थे और भारतीय मूल्यों पर आधारित लोकतंत्र के पक्षधर थे। मतलब ये कि जो भारतीय संस्कृति है उसे उन्होंने लोकतंत्र में महत्वपूर्ण माना। उन्होंने माना कि हम पश्चिम की अंधी नकल ना करें, जो भारत की संस्कृति रही है उसमें ही ऐसे वैल्यूज़ रही हैं, ऐसी परंपराएं रही हैं जो कि लोकतंत्र से संबंधित रही हैं, उसको अपनाएं। ऐसा विचार उन्होंने लोकतंत्र से संबंधित रखा। अब यहाँ पर देखिए, आपसे ये भी कहा गया है उनके विचारों का एक आलोचनात्मक परीक्षण भी कीजिए। अब यहाँ पे हर एक विचार के साथ में आलोचनात्मक परीक्षण दिया गया है। आप लोग चाहें तो पहले उनके विचार को बता लो और फिर लास्ट में आलोचनात्मक परीक्षण कर लो, मतलब एक निष्कर्ष के रूप में, एक मूल्यांकन के रूप में लास्ट में भी बता सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर साथ साथ बताते चल रहा हूँ ताकि और अच्छे से सारी बातें आपको क्लियर रहें। अब देखिए, ये जो उनका विचार था, ये विचार भारतीय आत्मसम्मान को मजबूत करता है, लेकिन आलोचक मानते हैं कि आधुनिक जटिल समाज में केवल परंपरागत संस्थाओं पर आधारित लोकतंत्र पर्याप्त नहीं हो सकता। ऐसा जो आलोचक है उनका मानना है। देखिए, सामाजिक समरसता और लोकतंत्र। उपाध्याय के अनुसार लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता यानी कि सद्भावना, सहयोग और एकता स्थापित करना है। वे वर्ग संघर्ष या तीव्र टकराव की राजनीति के विरोधी थे। उनका विश्वास था कि समाज में परस्पर सहयोग से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। मतलब उन्होंने अपने लोकतांत्रिक विचारों में कहा कि सामाजिक सद्भावना होनी चाहिए, समाज में आपसी सहयोग होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो उनका विचार था समाज में स्थिरता लाने वाला था, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे सामाजिक असमानताओं और शोषण के विरुद्ध संघर्ष कमजोर पड़ सकता है। राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। अब उनका एक विचार है कि दीनदयाल उपाध्याय लोकतंत्र को राष्ट्रीय एकता से जोड़ते थे। उनके अनुसार लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज के सभी वर्ग राष्ट्र हित को सर्वोपरि माने। मतलब इन्होंने राष्ट्रीय एकता को भी लोकतंत्र में शामिल किया कि राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, कि जो राष्ट्र हित है इसको सर्वोपरि माना जाए, इसको सबसे ऊपर रखा जाए। अब देखिए, ये जो उनका विचार है, इस पर जो आलोचनात्मक दृष्टि है वो ये है कि राष्ट्रीय एकता पर बल सकारात्मक है, लेकिन कभी कभी इससे असहमति और आलोचना की लोकतांत्रिक भूमिका सीमित होने का खतरा भी हो सकता है। इसके साथ ही स्वतंत्रता और लोकतंत्र। उपाध्याय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे इसे कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ते थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता निरंकुश नहीं होनी चाहिए। मतलब ये उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए, व्यक्तियों के पास कई सारे अधिकार होने चाहिए, हालांकि उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। लेकिन जो उपाध्याय जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, उन्होंने स्वतंत्रता निरंकुश नहीं होनी चाहिए
ऐसा भी उन्होंने माना। अब देखिए ये जो उनका विचार था, सामाजिक अनुशासन को बढ़ावा देता है, लेकिन आलोचक मानते हैं कि इससे व्यक्तिगत अधिकारों पर सीमाएं लग सकती हैं। मतलब ये उन्होंने कहा कि कई कई जो आलोचक हैं उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी का जो विचार है कि व्यक्तियों के पास आज़ादी से संबंधित स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार भी हों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भी ना हो कि व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा अधिकार आ जाएँ कि जो स्वतंत्रता संबंधित अधिकार हैं वो निरंकुश हो जाएँ। तो आलोचकों ने कहा कि ऐसा जो इनका विचार है उससे ये हो सकता है कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उन पर कुछ सीमाएं भी लग सकती हैं, उन पर कुछ प्रतिबंध भी लग सकता है। अब देखिए इनका जो विचार है वो और भी यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि संवैधानिक लोकतंत्र। इन्होंने लोकतंत्र में संविधान की बात की कि दीनदयाल उपाध्याय संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के समर्थक थे। वे लोकतंत्र को नैतिकता और मूल्यों पर आधारित मानते थे, ना कि केवल कानूनों पर। नैतिकता और मूल्यों को भी इन्होंने संविधान में महत्वपूर्ण माना। अब देखिए ये जो उनका विचार था, नैतिक लोकतंत्र की बात जो थी वो आदर्शवादी है, परंतु व्यवहार में लोकतंत्र को केवल नैतिकता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, मजबूत संस्थाएं भी आवश्यक हैं। समानता और सामाजिक न्याय। देखिए उपाध्याय सामाजिक समानता के पक्षधर थे, मतलब समाज में समानता हो इसके पक्षधर थे वो, लेकिन वे अत्यधिक राज्य हस्तक्षेप या वर्ग संघर्ष के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका जोर सामाजिक सहयोग पर था। मतलब उन्होंने सामाजिक सहयोग की बात की कि समाज में सहयोग वाली भावना हो, ठीक है, लोगों के बीच में परस्पर सहयोग भी हो, ठीक। लेकिन उन्होंने राज्य के हस्तक्षेप को कम करने की बात की कि उन्होंने कहा कि राज्य में, देश में यानी सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो। अब जो आलोचक हैं, ठीक है, उनका देखिए अभी जो उनका विचार है दोस्तों, देखिए इनका जो विचार है इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ता। उन्होंने सामाजिक सहयोग की बात की, समानता की बात की, तो इससे समाज में सौहार्द बढ़ता। लेकिन जाति और आर्थिक असमानताओं जैसी गहरी समस्याओं के समाधान के लिए यह दृष्टिकोण अपर्याप्त माना जाता है। मतलब ये कि देखिए उस समय की अगर हम बात करें, देखिए मतलब जो आलोचक हैं दोस्तों वो थोड़ा समाज को देखकर बात कर रहे हैं कि जैसे कि जो समाज है उसमें कहीं पर हमें जातिगत भेदभाव देखने को मिल जाते हैं, कई सारी आर्थिक असमानताएं देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप करना आवश्यक है, सरकार का जो हस्तक्षेप है वो आवश्यक है। ऐसा आलोचकों का कहना है कि अगर हमें जातिगत भेदभाव को पूरी तरह पूरी तरह समाप्त करना है, आर्थिक असमानताओं को दूर करना है, तो जो समस्याएँ हैं समाज में उनको अगर हमें समाप्त करना है तो राज्य का हस्तक्षेप ज़रूरी है, ऐसा आलोचकों का मानना है। अब देखिए पूरा एक तरह से मूल्यांकन यहाँ पर दिया गया है, हालांकि हमने साथ साथ मूल्यांकन कर ही लिया। देखिए दीनदयाल उपाध्याय का लोकतंत्र संबंधी विचार भारतीय संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लोकतंत्र को नैतिकता, कर्तव्य और सामाजिक समरसता से जोड़कर एक भारतीय विकल्प प्रस्तुत किया। मतलब जो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो परंपरा है, उससे संबंधित उन्होंने लोकतंत्र में कुछ विशेषताएँ बताई कि जो भारतीय परंपरा वगैरह है उसको लोकतंत्र में शामिल किया जाए, ठीक है। हालांकि आलोचनात्मक रूप से देखा जाए तो उनके विचारों में सामाजिक संघर्ष, संरचनात्मक असमानता और राज्य की सक्रिय भूमिका पर अपेक्षाकृत कम जोर मिलता है। आधुनिक लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा, असहमति और संस्थागत मजबूती भी उतनी ही आवश्यक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न है, तिलक के स्वराज की अवधारणा और इसकी समकालीन प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। दोस्तों डायरेक्टली अब यहाँ पर हम तिलक जी का जो स्वराज का विचार है उसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं और उसकी प्रासंगिकता को भी आगे देखेंगे। देखिए स्वराज की अवधारणा, अर्थ और पृष्ठभूमि। स्वराज शब्द वैदिक परंपरा से आया है, जिसका अर्थ है अपने ऊपर अपना शासन। तिलक के स्वराज का अर्थ केवल अंग्रेजों की सत्ता से मुक्ति नहीं था, बल्कि ऐसी व्यवस्था जिसमें अंतिम सत्ता जनता के हाथ में हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो तिलक जी के जो स्वराज का अर्थ है दोस्तों वो ये है कि अपनी सत्ता मतलब जो सत्ता है, जो मतलब शासन है, वो जनता के हाथ में हो। उनके विचार, स्वराज उत्तरदायी, प्रातिनिधिक और जन हितकारी शासन। मतलब स्वराज में एक उत्तरदायी शासन हो, ठीक है, ऐसी सरकार हो जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी हो, ठीक है, और जनता के द्वारा चुनी गई हो, और जनहितकारी हो, जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। स्वराज मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता प्लस सामाजिक आत्मसम्मान। मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता भी हो, क्योंकि देखिए अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए भी स्वराज की बात तिलक जी ने की। हालांकि उनका विचार काफ़ी व्यापक था। तो उन्होंने कहा दोस्तों स्वराज के लिए हमें एक चीज़ ये भी करनी है कि अपने देश को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भी कराना है। मतलब हमारा देश आज़ाद हो, हमारे पास राजनीतिक स्वतंत्रता हो, ठीक है, और साथ में सामाजिक आत्मसम्मान। तो इसकी बात तिलक जी ने की। तिलक ने स्वराज को प्राकृतिक अधिकार और धर्म दोनों के रूप में देखा। उनके शब्दों में स्वतंत्रता ही व्यक्ति की आत्मा का जीवन है। इसलिए स्वराज व्यक्ति और राष्ट्र दोनों की नैतिक उन्नति से जुड़ा हुआ है।
मतलब जो व्यक्ति की संस्कृति रही है तो जो स्वराज है वो उससे भी जुड़ा हुआ है। और प्राकृतिक अधिकार यानी कि तिलक जी ने स्वराज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार कहा था कि ये प्राकृतिक अधिकार है। अब देखिए तिलक के स्वराज का वैचारिक आधार प्राकृतिक अधिकार और आत्मसम्मान। उन्होंने कहा कि देखिए तिलक मानते थे कि स्वतंत्रता मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, इसे सिद्ध करने के लिए, इसे पाने के लिए, मतलब दोस्तों यहाँ पर तिलक जी ने कहा कि जो स्वतंत्रता है, ठीक है, वो मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, ठीक है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। परतंत्रता यानी कि गुलामी मनुष्य की रचनात्मक शक्ति को कुंठित करती है। मतलब जो मनुष्य की जो क्रिएटिविटी है उसको गुलामी क्या कर देती है, कुंठित कर देती है, दबा देती है। अतः स्वराज के बिना नैतिक, बौद्धिक और भौतिक प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना स्वराज के नैतिक प्रगति, बौद्धिक प्रगति और भौतिक प्रगति भी नहीं हो सकती। मतलब मनुष्य का बौद्धिक विकास भी नहीं हो सकता, भौतिक आर्थिक प्रगति भी नहीं हो सकती और नैतिक प्रगति भी नहीं हो सकती बिना स्वराज के। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार तिलक का स्वराज दर्शन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से प्रेरित था। उन्होंने गीता के कर्मयोग को सक्रिय राजनीतिक कर्म में बदला। कर्तव्य, त्याग और निर्भीकता के साथ संघर्ष। स्वराज उनके लिए आंतरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आत्मबल का प्रतीक था। मतलब स्वराज में जो भारतीय आध्यात्मिक दर्शन है, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा है, वो भी शामिल है, ठीक है, तिलक जी के स्वराज में, ठीक है। अब देखिए लोकतांत्रिक तत्व, तिलक का स्वराज लोकतांत्रिक था। तिलक जी ने जिस स्वराज की बात की वो लोकतांत्रिक था, जहां अधिकारी नहीं बल्कि संप्रभुता शक्तिशाली हो, शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो, यानी कि जो शासन है, सरकार है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो और निर्णय जनहित में हो। इस दृष्टि से तिलक आधुनिक लोकतंत्र के समर्थक थे। स्वराज की राजनीतिक रणनीति और आंदोलन। देखिए तिलक जी ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया गया यह नारा स्वतंत्रता आंदोलन का टर्निंग पॉइंट यानी कि महत्वपूर्ण था, ठीक है। यह नारा इसने जनता में अधिकार बोध, साहस और संघर्ष भावना को तीव्र किया। होम रूल आंदोलन। देखिए होम रूल लीग के माध्यम से तिलक ने स्वराज को व्यावहारिक राजनीतिक लक्ष्य बनाया। उद्देश्य था भारतीयों के स्वशासन में भागीदारी बढ़ाना और प्रशासन पर जन दबाव बनाना। मतलब स्वराज का विचार तिलक जी का जो स्वराज का विचार था तो उसको फैलाया तिलक जी ने, ठीक है। और इस विचार ने आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है, जन सांस्कृतिक मोबिलाइजेशन, यानी कि जो ये विचार था इसको फैलाया। देखिए तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे सांस्कृतिक माध्यमों से राजनीति को जनता के करीब लाया। इससे स्वराज का विचार अभिजन से निकलकर जन आंदोलन बना। इसके साथ ही 4 सूत्री कार्यक्रम, मतलब उन्होंने राजनीति में देखिए रणनीतिक रूप से उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। जैसे कि उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया, तो आज़ादी के आंदोलन में इस नारे ने भी एक जनता के बीच आज़ादी की भावना जनता में फैलाई। होम रूल आंदोलन के माध्यम से भी स्वशासन का विचार लोगों के बीच फैला, ठीक है। जन सांस्कृतिक मोबिलाइजेशन आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हो या जुटाव वगैरह कोई शब्द लिख सकते हो। तो इसके माध्यम से भी स्वराज के विचार को तिलक जी ने फैलाया, जिसने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ पे यही बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि 4 सूत्री कार्यक्रम। जैसे कि तिलक जी ने स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का आग्रह किया। स्वदेशी से आर्थिक आत्मनिर्भरता, बहिष्कार से औपनिवेशिक दबाव, राष्ट्रीय शिक्षा से वैचारिक स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों इस कार्यक्रम में 4 सूत्री कार्यक्रम में तिलक जी ने स्वराज की बात की, ठीक है। स्वदेशी की बात की कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं, देश में बनी चीज़ें हैं जो, ठीक है, जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको अपनाया जाए, जिससे कि आर्थिक आत्मनिर्भरता आए। बहिष्कार यानी कि जो विदेशी वस्तुएं उनका बहिष्कार किया जाए, ठीक है, ताकि औपनिवेशिक जो ताकत है उस पर दबाव बनाया जा सके। और राष्ट्रीय शिक्षा की भी उन्होंने बात की। तिलक का स्वराज और अन्य विचारधाराएं, उदारवादियों से भिन्नता। देखिए दोस्तों जब हम भारत की आज़ादी के आंदोलन को पढ़ते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि 2 विचारधारा के लोग हमें दिखाई देते हैं, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। तो जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे तो उनसे तिलक भिन्नता रखते थे। जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो क्या कर रहे थे कि समाज देखिए संविधान में कोई सुधार करवाना है, ठीक है, कोई नियम बनवाने हैं, तो इसके लिए वो सरकार के सामने, अंग्रेजी सरकार के सामने याचना करते थे, रिक्वेस्ट एक तरह से करते थे, ठीक है। जो संवैधानिक तरीके हैं उनके द्वारा ही वो विरोध वगैरह भी किया करते थे। मतलब सरकार का कोई विरोध भी करना है, कोई मुद्दा भी उठाना है तो उसको संवैधानिक तरीके से उठाते थे, ठीक है। अब देखिए जो तिलक जी थे तो वो तिलक जी ने इसे अपर्याप्त माना और कहा कि जो जन आंदोलन है वो सक्रिय जन आंदोलन की तिलक जी ने बात की।
गांधी से तुलना। महात्मा गांधी के स्वराज में नैतिक आत्मशासन और अहिंसा केंद्र में थी। तिलक के स्वराज में राजनीतिक अधिकार, शक्ति और निर्भीकता प्रमुख थे। दोनों के लक्ष्य समान थे, साधन भिन्न। मतलब लक्ष्य दोनों का ही था कि स्वराज चाहिए, ठीक है, लेकिन साधन तरीके थोड़ा भिन्न। जैसे कि गांधी जी का जो स्वराज का सिद्धांत था उसमें गांधी जी ने पूरी तरह अहिंसा की बात की, ठीक है, आत्मशासन की बात की, ठीक है। देखो दोस्तों, डायरेक्टली तिलक जी ने भी हिंसा की तो बात नहीं की थी, तिलक जी ने भी अहिंसा की बात की, लेकिन उन्होंने जन आंदोलन वगैरह की बात की कि व्यापक जन आंदोलन हो, सरकार पर दबाव डाला जाए। देखिए तिलक के स्वराज की सीमाएं और आलोचनाएं। अब क्या सीमाएं हैं, क्या आलोचनाएं हैं, तो देखिए स्वराज की अवधारणा में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय पर व्यवस्थित विस्तार कम था। मतलब जो इनका स्वराज का विचार है उसमें हमें आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय पर कुछ बातें कम देखने को मिलती हैं। सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रयोग को कुछ आलोचक संकीर्ण मानते हैं। कुछ आलोचक मानते हैं कि जो सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया तो इसको लेकर थोड़ा मानते हैं कि जो इनका विचार था वो संकीर्ण था, तो ऐसा भी कुछ आलोचक कहते हैं। फिर भी तिलक का यथार्थवाद और जनसंपर्क उनकी सबसे बड़ी शक्ति रहा। समकालीन प्रासंगिकता, आज के समय क्या उनके विचारों का क्या प्रासंगिकता है, क्या जरूर मतलब महत्व है, तो देखिए आज के भारत में तिलक का स्वराज अनेक रूपों में प्रासंगिक है। लोकतंत्र और उत्तरदायी शासन। देखिए एक उत्तरदायी शासन की स्थापना में उनका जो विचार है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उत्तरदायी शासन की बात की। पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी तिलक के स्वराज की आत्मा है। मतलब उन्होंने अपने स्वराज के विचार में बात की कि जो सरकार बने वो पारदर्शी हो, जवाबदेह हो, ठीक है, और जन भागीदारी हो सरकार में, जैसे कि चुनावों में जनता भाग ले, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने इसकी बात की। विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन, स्वशासन इसी विचार का विस्तार है। नागरिक अधिकार और कर्तव्य। अधिकार बोध के साथ साथ नागरिक कर्तव्य, तिलक का संतुलित दृष्टिकोण आज भी आवश्यक है। मतलब उन्होंने अधिकारों की तो बात की लेकिन उन्होंने साथ में कर्तव्यों की भी बात की कि नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होंगे, तो ये विचार आज भी आवश्यक है। आत्मनिर्भरता, स्वदेशी की भावना आज आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रयासों में दिखती है। आर्थिक स्वराज का आधुनिक रूप, तो जो उनका आत्मनिर्भरता का विचार था स्वराज के अंतर्गत, तो ये आज भी महत्वपूर्ण दिखता है हमें। सांस्कृतिक आत्मविश्वास, वैश्वीकरण के दौर में अपनी संस्कृति के साथ आधुनिकता का संतुलन तिलक का प्रमुख संदेश था। मतलब अपनी संस्कृति पर हम विश्वास करें, अपनी संस्कृति पर हम गर्व करें, तो ये जो उनका विचार था तो ये आज भी हमें वैश्वीकरण के दौर में महत्वपूर्ण दिखाई देता है। देखिए लोकमान्य तिलक का स्वराज राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक शासन और राष्ट्रीय आत्मसम्मान का समन्वित दर्शन था। उन्होंने स्वराज को नारे से आगे बढ़ाकर जन आंदोलन बनाया। आज जब लोकतंत्र की गुणवत्ता, सुशासन, आत्मनिर्भरता और नागरिक सहभागिता पर प्रश्न उठते हैं, तिलक का स्वराज हमें याद दिलाता है कि सत्ता स्रोत जनता है। मतलब तिलक जी का जो स्वराज है का विचार है वो हमें ध्यान दिलाता है कि सत्ता का जो स्रोत है वो जनता है। स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी भी है, यानी कि नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। इस प्रकार तिलक का स्वराज न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है बल्कि समकालीन भारत के लिए भी मार्गदर्शक भी है। तो ये निष्कर्ष आप अपनी समझ के हिसाब से भी थोड़ा और अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक आउटलाइन आपको दे दी गई है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम गांधी जी के स्वराज से संबंधित विचारों को समझ रहे हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी के स्वराज संबंधित विचारों को लिखिए, ठीक है। कई बार शॉर्ट नोट्स के रूप में भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, गांधी और स्वराज सिर्फ इतना लिख दिया गया। इसमें आपको जो स्वराज का विचार है गांधी जी का उसको काफ़ी डिटेल में आपको समझाना होता है। अब देखिए गांधी जी के स्वराज का जो विचार है उसको अब यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखिए गांधी जी ने स्वराज की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में की। उनके अनुसार स्वराज का अर्थ केवल अंग्रेजों के बिना शासन नहीं है। मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करना ही स्वराज नहीं है। मतलब ये चाहे आप तिलक जी कह लो चाहे आप गांधी जी कह लो, तो इनका जो स्वराज का अर्थ है वो काफ़ी व्यापक है, ठीक है। जैसे कि गांधी जी का जो स्वराज का अर्थ है उसमें साफ है कि सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करना ही स्वराज नहीं है। शाब्दिक रूप में, स्थानीय रूप में अगर आप समझो तो आपको यही लगेगा कि स्वराज का मतलब स्वतंत्रता है, ठीक है। अब गांधी जी ने अपने अनुसार स्वराज में कई सारी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पर हम यही समझ रहे हैं कि उनके अनुसार उनका जो विचार है स्वराज पर वो क्या है, तो उसी को यहाँ पर डिटेल में हम समझ रहे हैं। वो आंसर के रूप में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। देखिए यदि अंग्रेज चले जाएं लेकिन शासन की शोषणकारी पद्धति बनी रहे तो वह सच्चा स्वराज नहीं होगा। सच्चा स्वराज तब है जब व्यक्ति स्वयं पर शासन करना सीखे, अपने विचार, आचरण और इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। मतलब व्यक्ति में एक आत्मशासन भी हो, व्यक्ति एक अनुशासन में भी रहे, व्यक्ति का अपने विचारों पर, अपने आचरण पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण हो, तो ये भी स्वराज है। गांधी जी के विचार में ये भी शामिल है। अब देखिए गांधी जी का प्रसिद्ध विचार है, जब हम अपने ऊपर शासन करना सीखते हैं वही स्वराज है। आत्मशासन के रूप में स्वराज। अब देखिए आत्मनियंत्रण,
गांधी जी के अनुसार स्वराज का पहला चरण आत्मनियंत्रण है। व्यक्ति सत्य, अहिंसा और अनुशासन का पालन करे, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का निर्वाह करे। मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि आत्म अनुशासन, गांधी जी ने आत्मशासन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है स्वराज के विचार में। गांधी जी ने कहा कि जो व्यक्ति है उसे अपने ऊपर नियंत्रण, उसका अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, उसका अपने विचारों पर नियंत्रण हो, ठीक है। वो सत्य बोले, अहिंसा का पालन करें और अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहें, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का निर्वाह करें। जो भी उसको अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, संविधान के द्वारा जो उसको अधिकार मिले हुए हैं उसका वो उपयोग भी करे, लेकिन साथ में जो उसके कर्तव्य हैं व्यक्ति उसको भी निभाए। ये विचार स्वराज में शामिल हैं। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति आत्मसंयमी होगा तो राज्य को कठोर कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब अगर व्यक्ति अपने आप को खुद ही कंट्रोल रखेगा, जब वो खुद पर अपना नियंत्रण रखेगा, वो किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा, तो ऐसे में सरकार को कठोर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा गांधी जी का विचार था। नैतिक और आध्यात्मिक आधार, उनका जो स्वराज का विचार है उसमें नैतिकता और आध्यात्मिकता भी शामिल है। गांधी जी का स्वराज गीता के कर्म योग से प्रेरित था। बिना फल की इच्छा, कर्तव्य का पालन नहीं, त्याग और सेवा का भाव। इसलिए स्वराज केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि नैतिक जीवन पद्धति भी है। राजनीतिक स्वराज, अब देखिए जनता की सत्ता। गांधी जी के अनुसार स्वराज ऐसी सरकार है जनता की इच्छाओं, जो कि जनता की इच्छाओं से बने, जनता के प्रति उत्तरदायी हो। सत्ता का दुरुपयोग होने पर जनता उसका अहिंसात्मक प्रतिरोध कर सके। मतलब देखिए यहाँ पर गांधी जी का जो स्वराज का विचार है उसमें जो सत्ता है वो अंतिम रूप से जनता के पास ही होनी चाहिए। अगर सरकार मतलब दुरुपयोग करती है, सत्ता का, ताकत का दुरुपयोग करती है, तो जनता को अहिंसात्मक तरीकों से उसका प्रतिरोध भी करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सच्चा स्वराज सत्ता पर कब्जा करने से नहीं बल्कि सत्ता को नियंत्रित करने की जनता की क्षमता से आता है। सर्वसमावेशी लोकतंत्र, गांधी जी का स्वराज किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं था। स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, मतलब सबके लिए है स्वराज का विचार। चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा ना भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए उनका ये विचार है। सबको समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, यही उनका लोकतांत्रिक आदर्श था कि सबको समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। अब देखें यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको कोई आंसर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है ज़्यादा डिटेल में, तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। ऑलरेडी आपको पूरा हर एक चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। हर एक विचारक के बारे में मैंने, भारतीय जो विचारक हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो आप उन वीडियोज़ को भी देख कर समझ सकते हैं। यहाँ से आप एक आइडिया ले लें। हालांकि आपको मैं काफ़ी डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ जो शॉर्ट मतलब चीज़ें हैं बस उनको मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में यहाँ पर भी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो वो जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करें। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में हर एक चैप्टर को कवर किया है। अब देखिए गांधी जी का जो स्वराज है उसमें सामाजिक स्वराज भी शामिल है। मतलब सामाजिक समानता की गांधी जी ने बात की, जैसे कि किसी भी तरह का समाज में भेदभाव ना हो, ठीक है, स्त्री पुरुष समानता हो, जाति भेद और अस्पृश्यता के अंत की उन्होंने बात की, धार्मिक सहिष्णुता की बात की। वे मानते थे कि विभाजित समाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसके साथ ही सामाजिक एकजुटता, ये भी विचार शामिल है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी टिकाऊ होगी जब समाज एकजुट हो, अनुशासित हो और स्वेच्छा से नियमों का पालन करे। इसलिए गांधी जी ने सामाजिक सुधार को स्वराज की पूर्व शर्त माना कि सामाजिक सुधार होना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए करोड़ों लोगों, यहाँ पे और कुछ और बातें देखिए। आर्थिक स्वराज, गांधी जी के विचार में आर्थिक स्वराज भी शामिल है कि आत्मनिर्भरता। गांधी जी का कहना था कि करोड़ों लोगों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं यदि उनके पास रोजगार नहीं हो। मतलब ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास राजनीतिक अधिकार बहुत सारे हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार है, व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। अब जाहिर सी बात बताइए दोस्तों, आप जो व्यक्ति बहुत गरीब है, जिसके पास खाने के लिए सही सा भोजन भी नहीं है, पर्याप्त भोजन भी नहीं है, सही सा रोजगार भी नहीं है, रहने के लिए सही ठीक मतलब रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, ठीक है, मतलब जिसके पास बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, क्या वो अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर पाएगा? ऐसा व्यक्ति जो कि गरीब है बहुत ज़्यादा, जिसके पास खाने के लिए सही से भोजन नहीं है, क्या वो चुनाव लड़ने के बारे में सोचेगा? क्या वो ये सोचेगा कि मुझे किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस व्यक्ति को वोट देना चाहिए? इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, ध्यान वो देगा पहले अपने भोजन पर। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आर्थिक चीज़ें हैं उनको भी गांधी जी ने यहाँ पर ध्यान रखा है। देखिए इसलिए गांधी जी ने कहा ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग, स्वदेशी पर जोर दिया गांधी जी ने कि मतलब जो कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हैं, इन्हें भी बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, जो स्वदेशी चीज़ें इनको अपनाया जाए। शोषण का विरोध, गांधी जी का आर्थिक स्वराज पूंजीवाद और शोषण के विरुद्ध था, श्रम की गरिमा को मान्यता देता था। मतलब पूंजीवाद और जो शोषण है तो उसका विरोध किया गया, जो शोषण से संबंधित प्रक्रियाएँ हैं
तो उसका विरोध किया। यहाँ पे आर्थिक स्वराज में गांधी जी ने, उनके अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वराज नहीं, मतलब राजनीतिक स्वराज अधूरा है। स्वराज प्राप्ति का मार्ग अहिंसा और सत्याग्रह, मतलब जो स्वराज प्राप्त करना है, जैसे कि उस समय अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी भारत को, तो गांधी जी ने स्वराज के लिए हिंसा को अस्वीकार किया, सत्याग्रह को अपनाया। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जितनी भी बातें समझी गांधी जी से संबंधित, वो सारी की सारी स्वराज से ही जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं कि अगर देश को आज़ादी चाहिए तो उस मतलब स्वतंत्रता चाहिए, तो उसके लिए गांधी जी ने कहा जो तरीका अपनाया जाए वो अहिंसा का हो। तो स्वराज में गांधी जी ने अहिंसा की बात की, सत्याग्रह की बात की। उनके अनुसार अहिंसक संघर्ष नैतिक रूप से श्रेष्ठ है, जनता की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करता है। त्याग और बलिदान, गांधी जी मानते थे कि स्वराज कोई उपहार नहीं है, वह संघर्ष, कष्ट और बलिदान से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता चाहने वालों को जोखिम उठाने और त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता चाहता है तो उन्हें जोखिम उठाने के लिए और त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए, कि मतलब ये जो स्वतंत्रता है ये आसानी से नहीं मिलती व्यक्ति को। जो व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है तो वो जोखिम उठाने और त्याग के लिए भी तैयार रहे। तो ये विचार हैं उनके स्वराज से संबंधित। स्पेशली ये उस परिस्थिति से संबंधित हैं दोस्तों जब भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था। तो गांधी जी ने यही कहा कि हमें अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कराना है, लेकिन जो अहिंसात्मक तरीका है वो हमें प्रयोग करना है आज़ादी के लिए। अब देखिए गांधी जी का स्वराज, सीमाएं और आलोचनाएं। गांधी जी का ग्राम केंद्रित आर्थिक मॉडल आधुनिक औद्योगिक समाज में अव्यवहारिक माना गया। अहिंसा को कुछ आलोचक अत्यधिक आदर्शवादी मानते हैं, फिर भी गांधी जी का स्वराज मानवीय और नैतिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली रहा है। समकालीन प्रासंगिकता, देखिए आज के समय में गांधी जी का जो स्वराज है वो सुशासन, उत्तरदायी लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन, आत्मनिर्भरता और सतत विकास। ठीक है, सतत विकास यानी कि ऐसा विकास जिसमें हम संसाधनों का प्रयोग ऐसे करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। सामाजिक सद्भाव और नैतिक राजनीति के रूप में अत्यंत प्रासंगिक हैं। तो आज भी उनके जो विचार हैं स्वराज के वो प्रासंगिक हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ताराबाई शिंदे के अधिकार संबंधी विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न है, इसमें हमें ताराबाई शिंदे जी ने जो भी विचार रखे हैं अपने, ठीक है, अधिकार से संबंधित, उन सभी को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो भूमिका है उसे आप लिख सकते हैं। पहले आप जो मुख्य टॉपिक है वो पढ़ लें, अगर आप वो समझ लेंगे तो जो इंट्रोडक्शन में सामान्य बातें आपको लिखनी है उन्हें आप लिख पाएंगे। एक तरह से इंट्रोडक्शन में हम समरी के रूप में ही लिख देते हैं, जो मुख्य बातें होती हैं समरी के रूप में लिख देते हैं, फिर विस्तार से बताते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं उत्तर के यहाँ पर। तो देखिए अधिकारों की अवधारणा, सामाजिक और नैतिक आधार, मतलब देखिए ताराबाई शिंदे के अधिकार संबंधी विचार आधुनिक संवैधानिक अधिकारों की तरह विधिक भाषा में नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक और मानवीय आधार पर आधारित हैं। वे मानती थी कि अधिकार कोई दान नहीं बल्कि मनुष्य होने के नाते स्वाभाविक हैं। देखिए तो दोस्तों उन्होंने अधिकारों की बात की, उन्होंने कहा कि जो अधिकार हैं वो व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते ही मिलते हैं। ठीक है, ये कोई मतलब दान नहीं है। उनके अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों समान नैतिक प्राणी हैं। यदि पुरुष को स्वतंत्रता, शिक्षा और सम्मान का अधिकार है तो वही अधिकार स्त्री को भी मिलने चाहिए। कई बार प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ताराबाई शिंदे जी ने जो मतलब स्त्रियों के अधिकारों की बात की उसको बताइए, तब भी आप यहाँ पर जो आपको बातें बताई जा रही हैं, विचार उनके बताए जा रहे हैं, यही लिखेंगे आप। ठीक है, तो उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान अधिकारों की बात की। उन्होंने कहा देखो दोनों ही नैतिक प्राणी हैं। यदि पुरुष को स्वतंत्रता, शिक्षा और सम्मान का अधिकार है तो वही अधिकार स्त्री को भी मिलने चाहिए। स्त्री को कमतर मानना प्राकृतिक नहीं है बल्कि सामाजिक निर्माण है। उन्होंने कहा कि स्त्री को जो कमज़ोर माना गया, पुरुषों के कमतर माना गया, तो ये समाज ने बनाया है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं है। मतलब आप कोई ऐसा कारण नहीं दे सकते कि जिससे कि महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार मिले। तो मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, ऐसी उन्होंने बात की। देखिए आलोचनात्मक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि ताराबाई का अधिकार बोध आधुनिक मानवाधिकार विमर्श से पहले का है, फिर भी उसमें समानता और गरिमा की मूल भावना स्पष्ट रूप से मौजूद है। मतलब आगे चलकर हम देखते हैं ना दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मानवाधिकार संबंधित जो विचार हैं वो प्रबल होते हैं। तो उससे पहले के विचार हैं ताराबाई जी के, लेकिन उनके विचारों में हमें समानता और गरिमा की मूल भावना दिखाई देती है। एक तरह से जो मानवाधिकार की बात की जाती है वो तत्व हमें इनके विचारों में दिखाई देते हैं। लैंगिक समानता का अधिकार,
ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष समानता को अपने चिंतन का केंद्र बनाया। स्त्री पुरुष तुलना में उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि उन्होंने अपनी पुस्तक में ये प्रश्न उठाया कि समाज स्त्री के नैतिक पतन के लिए उसे ही दोषी क्यों ठहराता है, पुरुषों के अपराधों को क्यों सहजता से स्वीकार कर लिया जाता है। वे मानती थी कि स्त्री को केवल कर्तव्यों में बांधकर और अधिकारों से वंचित रखकर समाज न्यायपूर्ण नहीं बन सकता। आलोचनात्मक परीक्षण, देखिए ताराबाई ने यहाँ पर देखिए साथ साथ में आलोचनात्मक परीक्षण भी बताया जा रहा है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप लोग चाहे जैसा मैंने आप आंसर लिखकर आपको मैं दे रहा हूँ वैसे आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप पहले सिर्फ उनके विचारों को बता दें और फिर लास्ट में आलोचनात्मक परीक्षण बता दें, मतलब लास्ट में उनके विचारों का मूल्यांकन बता सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखिए यहाँ तक अभी हमने जितनी बातें पढ़ी उनके आधार पर देखिए ताराबाई ने समानता की मांग तो की पर वे अधिकारों की कोई व्यवस्थित कानूनी रूपरेखा प्रस्तुत नहीं करती। फिर भी यह उनकी सीमा नहीं बल्कि यह उस समय की ऐतिहासिक परिस्थिति का परिणाम था। उस समय की जो परिस्थिति थी तो उस हिसाब से भी यहाँ पे ये बातें हैं। शिक्षा को अधिकार के रूप में देखना, ताराबाई शिंदे के अनुसार शिक्षा स्त्री का मूल अधिकार है। वे मानती थी कि अशिक्षा ही स्त्री दमन का सबसे बड़ा कारण है। उनका विचार था बिना शिक्षा स्त्री अपने अधिकारों को पहचान ही नहीं सकती। मतलब शिक्षा को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अधिकार बताया कि स्त्रियों का ये मूल अधिकार है, ठीक है। इस शिक्षा स्त्री को आत्मसम्मान और विवेक प्रदान करती है। वे इस दृष्टि से सत्यशोधक समाज की विचारधारा से जुड़ी थी जिसकी स्थापना ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने की थी। तो वो जो समाज सत्यशोधक समाज है उससे भी जुड़ी हुई थी। अब देखिए दोस्तों, आलोचनात्मक, इसे आलोचना मत लिखना, इसे आलोचनात्मक लिख लेना। यहाँ पे आलोचना जहाँ पे लिखा है उसे आलोचना मत लिखो, आलोचनात्मक लिख लो, ठीक है। ताराबाई शिक्षा को अधिकार मानती हैं पर राज्य की भूमिका या शैक्षिक नीति पर विस्तार से चर्चा नहीं करती। फिर भी यह विचार आगे चलकर महिला शिक्षा आंदोलनों की वैचारिक नींव बना। मतलब जो शुरुआती जो भारत में हमें नारीवादी विचार देखने को मिलते हैं तो उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं। अब देखिए दोस्तों, खुद भी एक अंदाज़ा लगाइए आप। वैसे तो हम अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते कि उस समय कैसी परिस्थिति थी और ऐसी परिस्थिति में ताराबाई शिंदे जी महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही थी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय की परिस्थिति में महिलाओं के अधिकारों की बात करना, तो खुलकर उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की। अब देखिए नैतिक और सामाजिक अधिकार, ताराबाई शिंदे का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने नैतिकता पर पुरुष एक अधिकार को चुनौती दी। समाज में स्त्री के चरित्र को कठोर मापदंडों से आंका जाता था जबकि पुरुषों को छूट दी जाती थी। उन्होंने मतलब सारी कुछ बातें बताई भी ना कि देखिए पुरुषों को ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, महिलाओं को कम अधिकार दिए जाते हैं, समाज में स्त्रियों के चरित्र को कठोर मापदंडों से आंका जाता है, उन्होंने ये बातें बताई, और पुरुषों को छूट दी जाती है। तो उनके अनुसार नैतिकता का पैमाना दोनों के लिए समान होना चाहिए। स्त्री को आत्मसम्मान, गरिमा और सामाजिक सम्मान का अधिकार है। आलोचनात्मक दृष्टि, साथ में यहाँ पे आलोचनात्मक दृष्टि भी दी जा रही है। यह दृष्टिकोण अत्यंत प्रगतिशील था, प्रोग्रेसिव था, पर तत्कालीन समाज में इसे व्यापक स्वीकार्यता नहीं मिल सकी। उस समय के समाज में इसे ज़्यादा स्वीकार्यता नहीं मिल सकी, ठीक है। फिर भी यह आधुनिक लैंगिक न्याय की अवधारणा से मेल खाता है। पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था की आलोचना, मतलब ये कि जो पितृसत्तात्मक समाज है तो उसकी ताराबाई शिंदे जी ने आलोचना की, ठीक है। देखिए ताराबाई शिंदे ने परिवार को स्त्री दमन की एक प्रमुख संस्था के रूप में देखा। वे विधवापन और पारिवारिक अनुशासन में छिपी असमानता को उजागर करती हैं। स्त्री को स्वतंत्र व्यक्तित्व मानने की वकालत करती हैं, ना कि केवल पत्नी या माँ के रूप में। अब देखिए ताराबाई जी का ये जो विचार था, ताराबाई परिवार के विकल्प या पुनर्गठन की स्पष्ट योजना नहीं देती, किंतु उनकी आलोचना ने आगे चलकर परिवार सुधार और महिला अधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया। ये जो दोस्तों यहाँ पे आलोचनात्मक परीक्षण लिखा है, इसे आप लास्ट में ही लिखना। यहाँ पे जो मैंने अलग अलग हर एक पॉइंट में आपको पढ़ाया है आलोचनात्मक परीक्षण, पहले आप विचार बता देना उनके, फिर आप आलोचनात्मक परीक्षण अलग टॉपिक लिखकर बता देना। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे कुछ सीमाएं और आलोचनाएं बताई जा रही हैं। हालांकि जो भी उनके विचारों की कुछ सीमाएं हैं उनको भी हमने यहाँ पर ऑलरेडी समझ लिया है, बट यहाँ पे और डिटेल में बताया जा रहा है। देखिए ताराबाई शिंदे के अधिकार संबंधी विचारों की कुछ सीमाएं भी हैं। उनका चिंतन मुख्यतः साहित्यिक और नैतिक है, ना कि संस्थागत। मतलब कोई स्पष्ट रूप से संस्थागत नियम बताने की, मतलब संस्थागत चीज़ों पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अधिकारों को कानूनी भाषा में परिभाषित नहीं किया। उनका प्रभाव तत्कालीन समाज के सीमित वर्ग तक ही रहा। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे ऐसे समय में लिख रही थी जब महिलाओं का बोलना ही विद्रोह माना जाता था। इसलिए उनकी सीमाएं ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज थी, ना कि वैचारिक कमजोरी। अब देखिए उनके ये जो विचार हैं दोस्तों वो आज भी प्रासंगिक हैं। आधुनिक भारत में लैंगिक समानता, महिला शिक्षा, कार्यस्थल पर अधिकार, घरेलू हिंसा और सामाजिक सम्मान
जैसे मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। इन सभी क्षेत्रों में ताराबाई शिंदे के आज भी हमें कई सारे मुद्दे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में ताराबाई शिंदे के विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। उनका चिंतन भारतीय नारीवाद की आधारशिला है, मतलब भारतीय नारीवादी जो शुरुआती विचार हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये बातें आपको दोस्तों समझ में आई होंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम राजा राम मोहन रॉय जी से संबंधित जो विचार हैं, अधिकार से संबंधित, इसको समझ रहे हैं। अब इन्होंने जो भी बातें बताई हैं अधिकार से संबंधित, या यहाँ पर मैं जो भी बातें आपको लिख कर दे रहा हूँ वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे एक सामान्य परिचय तो आप लिख लेंगे, सामान्य बातें शुरुआत में, मुख्य बातें जो हैं वही मेन समझते हैं हम। मानव अधिकारों की अवधारणा। राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि सभी मनुष्य जन्म से समान है। उन्होंने मनुष्यों को समान माना, कि समानता की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी को अधिकारों से वंचित करना अन्याय है। अधिकार ईश्वर और या शासक की कृपा नहीं बल्कि मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और न्याय को मानव जीवन का आधार माना। महिलाओं के अधिकार की भी उन्होंने बात की। राजा राम मोहन रॉय महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनके विचारों के अनुसार स्त्रियों को जीवन का अधिकार है, इसलिए उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, इसकी बात उन्होंने की। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये उन्होंने कहा। उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, जो महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। यहाँ पे सारी बातें बहुत आसान सरल शब्दों में लिखी हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो अभी आप यहाँ पर एक अंदाज़ा ले लीजिए कि आपका आंसर आंसर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। बाकी आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो ऑलरेडी मैंने अलग से पढ़ा भी रखा है हर एक चैप्टर को, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं ज़्यादा गहराई से समझने के लिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए राजा राम मोहन रॉय धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे, मतलब उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात की। वे मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने विवेक से धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और रूढ़ियों का विरोध किया, जो पुरानी जो प्रथाएं हैं, ठीक है, जो अंधविश्वास से संबंधित जो प्रथाएं हैं उसका उन्होंने विरोध किया, ठीक है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर एक ईश्वरवाद और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, ना कि भेदभाव। आई होप यहाँ पे ये बातें समझ में आई होंगी। शिक्षा के अधिकार की भी उन्होंने बात की। राजा राम मोहन रॉय मानते थे कि शिक्षा के बिना अधिकारों की रक्षा संभव नहीं। सभी को आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा की भी बात की, ठीक है, कि आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा का अधिकार मिले सभी को। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान का समर्थन किया ताकि लोग तर्कशील बन सकें। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति को सचेत नागरिक बनाती है। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता। अब देखिए राजा राम मोहन रॉय प्रेस और विचारों की स्वतंत्रता के समर्थक थे, यानी कि जो व्यक्ति हैं उनको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, इसकी उन्होंने बात की। प्रेस की स्वतंत्रता की भी उन्होंने बात की। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। वे मानते थे कि सत्य बोलने लिखने का अधिकार लोकतांत्रिक समाज की नींव है। अब देखिए राजनीतिक अधिकार और शासन। राजा राम मोहन रॉय निरंकुश शासन के विरोधी थे। वे कानून के शासन और न्यायपूर्ण प्रशासन के समर्थक थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना भी की और भारतीयों के अधिकारों की बात भी की। अब देखिए यहाँ पर आलोचनात्मक पक्ष दिया जा रहा है, पूरा एक तरह से मूल्यांकन यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए उनके अधिकार संबंधी जो विचार हैं वो मुख्यतः शिक्षित वर्ग तक सीमित रहे। उन्होंने अधिकारों की कोई व्यवस्थित या संवैधानिक रूपरेखा नहीं दी, फिर भी उस समय यह सोच अत्यंत प्रगतिशील थी। निष्कर्ष, राजा राम मोहन रॉय के अधिकार संबंधी विचार आधुनिक भारत की वैचारिक नींव हैं। उन्होंने महिलाओं, शिक्षा, धर्म, अभिव्यक्ति और मानव गरिमा के अधिकारों को जोड़कर देखा। उनकी सोच ने आगे चलकर संविधान, सामाजिक सुधारों, आंदोलन और लोकतांत्रिक मूल्यों को दिशा दी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई। दोस्तों अब यहाँ पर एक प्रश्न है, राज्य के 4 स्तंभों के विषय में लोहिया के विचार, मतलब उन्होंने राज्य से संबंधित 4 स्तंभों की जो बात की है इसको आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या है यहाँ पे सारी बातें, तो देखिए मुख्य जो आंसर है इसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए लोहिया के अनुसार राज्य की सत्ता 4 स्तरों पर बटी होनी चाहिए, गाँव, जिला, राज्य और केंद्र। मतलब इन्होंने कहा कि सरकार के 4 हिस्से, मतलब 4 स्तर होने चाहिए, एक केंद्रीय स्तर, एक राज्य स्तर, फिर एक जिला स्तर और एक गाँव का स्तर। बहुत सिंपल है दोस्तों, सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए यह सिद्धांत विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी पर आधारित है कि विकेंद्रीकरण हो। अब देखिए गांव को पहला स्तंभ माना। देखिए लोहिया के अनुसार गांव लोकतंत्र की नींव है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है। यदि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सत्ता का पहला अधिकार गांव को मिलना चाहिए। मतलब इन्होंने बात की कि एक स्तर सत्ता का गांव होना चाहिए, मतलब शासन प्रशासन से संबंधित कुछ अधिकार गांव में भी हों, गांव स्तर पर भी हों।
मुख्य विचार यहाँ पर यही है कि पंचायतों को वास्तविक अधिकार दिए जाएं, गांव अपने स्थानीय मामलों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, रोजगार पर स्वयं निर्णय लें। इससे आम जनता सीधे शासन में भागीदार बनेगी। महत्व यह है कि यह विचार लोकतंत्र को नीचे से ऊपर तक मजबूत करता है और ग्रामीण शोषण कम करता है। तो पहला समझ में आ गया, ठीक है। इन्होंने गांव स्तर पर शासन की बात की, इन्होंने जिला स्तर पर भी शासन की बात की, जिसे इन्होंने दूसरा स्तंभ कहा। टोटल 4 स्तंभों की बात की इन्होंने, ठीक है। तो दूसरा स्तंभ है जिला। लोहिया ने जिले को राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मध्य स्तर माना। जिला गाँव और राज्य के बीच सेतु का काम करता है। सभी निर्णय राज्य राजधानी से नहीं लिए जाने चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि कुछ अधिकार जिले के पास भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है वो वही सारा प्रशासन देखे, तो जिले स्तर पर भी कुछ शासन व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्य विचार यही है जो मैंने आपको समझाया। बाकी देख लो, जैसे कि जिला परिषद को प्रशासनिक और आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। स्थानीय योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन जिला स्तर पर हो, ठीक है। महत्व यही है कि इससे प्रशासन जनता के अधिक निकट आता है। मतलब जो शासन प्रशासन है उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ती है। अब देखिए तीसरा स्तंभ है राज्य। लोहिया राज्य सरकार की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, लेकिन सीमित अधिकारों के साथ। राज्य को केवल वे कार्य करने चाहिए जो गांव और जिला स्तर पर संभव नहीं। अब देखिए इन्होंने दोस्तों राज्य स्तर पर भी सरकार की बात की। इन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार होगी वो ज़्यादातर वो कार्य करे जो उसे करने चाहिए, जैसे कि जो कार्य गांव और जिला स्तर पर नहीं किए जा सकते तो वैसे कार्य को राज्य सरकार करे। मुख्य विचार यही है कि शिक्षा, कानून व्यवस्था और बड़े विकास कार्यक्रम राज्य के अंतर्गत हों। राज्य सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण ना हो। ऐसा ना हो कि ज़्यादा शक्ति राज्य के पास ही रहे, ऐसा ना हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो चौथा स्तंभ है वो है केंद्र, यानी कि लोहिया जी के अनुसार केंद्र सरकार सबसे ऊपरी स्तंभ है लेकिन सबसे शक्तिशाली नहीं। केंद्र का कार्य सीमित होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मुख्य विचार यही है कि देखिए रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और राष्ट्रीय योजना जैसे विषय केंद्र सरकार के पास हों। केंद्र को राज्य और स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर जो मतलब लोहिया जी हैं वो विकेंद्रीकृत शासन की अधिक बात कर रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर पर शासन है उसको ज़्यादा मजबूती मिल पाए, ठीक है। यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से बात कर ली। मुख्य बात यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं, जैसे कि चौखंबा राज्य का लोकतांत्रिक महत्व क्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जनता के निकट लाता ये जो लोकतंत्र है। देखिए ये जो विचार है उनका चौखंबा राज्य, जिसमें उन्होंने 4 स्तंभों की बात की, राज्य के 4 स्तंभों की बात की है। इसे चौखंबा राज्य भी कह दिया जाता है डायरेक्टली दोस्तों। कई बार प्रश्न में ऐसे लिखा भी आ सकता है। अब ये जो उनका विचार है इसका एक महत्व यह है कि यह लोकतंत्र को जनता के निकट लाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, ठीक है। सत्ता को केंद्रीकृत होने से रोकता है। सामान्य नागरिक को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है। उनका मानना था कि जिस लोकतंत्र में जनता सत्ता से दूर हो, मतलब जनता सत्ता से दूर हो, शासन से दूर हो, वह वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। अब देखिए दोस्तों आलोचनात्मक मूल्यांकन। देखिए लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाता है। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान संभव बनाता है। ये कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं, जैसे कि नौकरशाही और केंद्रीकरण पर नियंत्रण करता है। ये जो उनका विचार है ये चीज़ें हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हमें दिखाई देती हैं। सभी गाँव और जिले प्रशासनिक रूप से सक्षम नहीं होते। अत्यधिक विकेंद्रीकरण से नीति निर्माण में असमानता आ सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की चुनौती बनी रहती है। तो यहाँ पे ये कुछ सीमाएं भी थी। निष्कर्ष को दोस्तों आप बनाकर लिख सकते हैं। ये जो प्रश्न था चौखंबा राज्य का, ये शॉर्ट नोट्स के रूप में ऑलरेडी पहले एग्जाम में आया है। बाकी ध्यान देना, अगर राज्य से संबंधित विचार पूछता है आपसे तो ऑलरेडी जो मैंने आपको वीडियोस पढ़ाया है तो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने काफ़ी विस्तार से इनके विचारों को, राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को पढ़ाया है। जो चैप्टर्स वाली अलग अलग जो वीडियोस में मैंने पढ़ाया है चैप्टर्स, ठीक है, उसमें। अब देखिए इससे पहले ये वाला समझ लेते हैं। दूसरा जो प्रश्न है इसी यूनिट 1 का जो पहले भी आ चुका है, ये वाला थोड़ा और इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। उपनिवेशवाद आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार के विकास के लिए संदर्भ प्रस्तुत करता है, टिप्पणी कीजिए। कई बार आ चुका है ये वाला प्रश्न। तो देखिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि जो भारतीय राजनीतिक विचार हैं आधुनिक समय के, ठीक है, जैसे कि अभी हमने जो विचारकों की बात की तो वो आधुनिक समय के ही विचारक हैं, ठीक है। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक जो विचार हैं उनके विकास में किस तरह से जो उपनिवेशवाद है वो उसका एक संदर्भ हमें दिखाई देता है। देखिए तिलक जी ने स्वराज की बात की, लेकिन स्वराज की बात उन्होंने कब की? जब भारत ब्रिटिशर्स के अधीन है, तब वो बात कर रहे हैं ना। तो उस समय की एक परिस्थिति है कि मतलब उपनिवेशवाद का टाइम है, वो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय राजनीतिक विचार है आधुनिक समय के, उन पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव है उसे आप बताइए अच्छे से। तो देखिए भूमिका, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार का विकास सामान्य परिस्थिति में नहीं बल्कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुआ। 19वीं और 20वीं सदी में, मतलब देखिए जब हम अपने देश को चलाने के लिए जो
विचार को देख रहे हैं, जब अंबेडकर जी हो गए, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, ठीक है, विवेकानंद जी हो गए, ठीक है, और जो दूसरे विचारक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और अभी हमने जितने भी विचारकों के बारे में बात की और दूसरे जो विचारक हैं, जब वो देश के लिए बात कर रहे हैं, देश में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, इसके लिए जो वो बात कर रहे हैं, तो उस समय परिस्थितियाँ कैसी हैं कि देश ब्रिटेन के अधीन है। तो उनके जो विचार थे, तो उन्होंने जो उनके विचार थे वो इस संदर्भ में भी थे। भारत विदेशी शासन, आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक अधीनता से गुजर रहा था उस समय। इन्हीं परिस्थितियों ने भारतीय चिंतकों को राज्य, अधिकार, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो उपनिवेशवाद है, ठीक है, उसने आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार का संदर्भ प्रदान किया है। तो यहाँ पे और अच्छे से बताया गया है, जैसे कि उपनिवेशवाद और राजनीतिक चेतना का उदय। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में नई राजनीतिक चेतना पैदा की। एक और औपनिवेशिक शासन दमनकारी था, दूसरी ओर उसने आधुनिक शिक्षा, कानून, प्रेस और प्रशासनिक ढांचा भी दिया। इन दोनों पक्षों के कारण भारतीय बुद्धिजीवियों ने पश्चिमी राजनीतिक विचारों को समझना और उन्हें भारतीय परिस्थितियों में ढालने का प्रयास किया। इसी प्रक्रिया से आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जन्म हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो बातें इन्हें आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं हैं। देखिए इस पॉइंट में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत में उपनिवेशवाद हमें दिखाई देता है, ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में नई राजनीतिक चेतना पैदा की। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक और औपनिवेशिक जो शासन था वो दमनकारी था, लेकिन दूसरी ओर हमें ये भी दिखाई देता है कि आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई, कानून व्यवस्था बनाई गई, प्रेस आया सामने, ठीक है, प्रशासनिक ढांचा बनाया गया भारत में। तो उस समय ये जो स्थितियां थी, इसमें जो भारतीय बुद्धिजीवी थे, तो उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक विचारों को पढ़ना भी शुरू किया, समझा, तो उनसे भी उन्होंने अपने विचारों को और ज़्यादा सामने रखा। अब देखिए सुधार आंदोलन और प्रारंभिक उदार विचार। उपनिवेश काल में सामाजिक कुरीतियों और औपनिवेशिक नीतियों दोनों के विरुद्ध आवाज़ उठी। अब देखिए उपनिवेश काल में हम देख रहे हैं कि जो सामाजिक सुधार आंदोलन वो भी हुआ, औपनिवेशिक नीतियाँ जो थी उसका भी विरोध हमें दिखाई देता है। समाज में सुधार के लिए भी प्रयास किए गए और औपनिवेशिक नीतियों का विरोध भी किया गया। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश शासन के भीतर रहते हुए कानून का शासन, धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की। उन्होंने आधुनिक राज्य और नागरिक अधिकारों की नींव रखी। इस प्रकार उपनिवेशवाद ने सुधारवादी और उदार राजनीतिक विचारों को जन्म दिया। राष्ट्रवाद का विचार। अब देखिए राष्ट्रवाद का विचार, औपनिवेशिक शोषण ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब देश में एक राष्ट्रवादी विचार भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। जब औपनिवेशिक शोषण हो रहा था, जो औपनिवेशिक शासन की दमनकारी नीतियां थी, तो उससे भारतीय राष्ट्रवाद को भी जन्म मिला। आर्थिक दोहन, नस्लीय भेदभाव और राजनीतिक बहिष्कार ने राष्ट्र की चेतना को मजबूत किया। प्रारंभ में राष्ट्रवाद संवैधानिक और उदार था, लेकिन समय के साथ यह जन आंदोलन में बदल गया। यह राष्ट्रवाद सीधे सीधे उपनिवेशवाद से विरोध से जुड़ा हुआ था। किस तरह से देख रहे हो आप कि उपनिवेशवाद से हमें किस तरह से आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार देखने को मिल रहे हैं। गांधी और उपनिवेशवाद की आलोचना। महात्मा गांधी का राजनीतिक विचार उपनिवेशवाद की नैतिक और सभ्यतागत आलोचनाओं पर आधारित था। उन्होंने पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता और औपनिवेशिक राज्य को अमानवीय बताया। स्वराज, सत्याग्रह, अहिंसा और आत्मनिर्भरता जैसे विचार औपनिवेशिक अनुभव से ही निकले। गांधी जी के लिए स्वतंत्रता केवल सत्ता हस्तांतरण नहीं बल्कि नैतिक सामाजिक परिवर्तन थी। नेहरू और आधुनिक राज्य की कल्पना। जवाहरलाल नेहरू ने उपनिवेशवाद को भारत की पिछड़ेपन की जड़ माना। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच और योजना आधारित विकास का समर्थन किया। नेहरू का आधुनिक राज्य का विचार औपनिवेशिक अनुभव से सीख लेकर, जो औपनिवेशिक अनुभव था उससे सीख लेकर बना था, ताकि स्वतंत्र भारत फिर से शोषण का शिकार ना हो सके। जो औपनिवेशिक जो परिस्थितियाँ थी, उसने जो आधुनिक राजनीतिक विचार हैं उनको आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंबेडकर और सामाजिक न्याय। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक चिंतन भी औपनिवेशिक संदर्भ में विकसित हुआ। उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब सामाजिक समानता और अधिकार सुनिश्चित हों। संविधान, मौलिक अधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाएं, ये सब औपनिवेशिक अन्याय के अनुभव से उपजे विचार थे। अब देखिए आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार में हमें दिखाई देता है कि उपनिवेशवाद का विरोध भी किया गया है। तो अब देखिए उपनिवेशवाद, विरोध और आत्मचिंतन दोनों, यहाँ पर देखिए विरोध भी हुआ उपनिवेशवाद का और आत्मचिंतन की बात की गई।
आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार केवल उपनिवेशवाद का विरोध नहीं था, बल्कि आत्मचिंतन भी था। भारतीय परंपरा की पुनर्व्याख्या, पश्चिमी विचारों का चयनात्मक स्वीकार, मतलब जो पश्चिमी विचार थे उसमें जो चीज़ें सही लगी उन्हीं को स्वीकार करना, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे ये निष्कर्ष भी आप बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। जितना भी आपने दूसरे जो विचारकों को पढ़ा, उनके जो विचार हैं उनको भी लिख सकते हैं। जैसे कि तिलक जी ने स्वराज की बात की, ठीक है, तो उनके विचारों को भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं और यहाँ पे आप निष्कर्ष बनाकर लिख सकते हैं। आपने जितना कुछ पढ़ा है उसी पर ये बेस्ड है। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ये भी बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। देखिए, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। मतलब जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है, इसकी विशेषताएं अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आप लिख सकते हैं कि देखिए, जब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन लिखा गया, मतलब जब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन हमें दिखाई देता है तो इस समय औपनिवेशिक परिस्थितियाँ थी, औपनिवेशिक समय था, तो इसका भी हमें एक संदर्भ दिखाई देता है, एक प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें परंपरा और आधुनिकता का समन्वय है। मतलब इसमें जो भारतीय परंपरा है उसको भी शामिल किया गया, साथ में जो आधुनिक विचार हैं उसको भी अपनाया गया। इसके साथ ही स्वतंत्रता और स्वराज पर जोर दिया गया आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में, ये एक विशेषता है। ठीक है, इसको आप बना कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने गांधी जी के स्वराज को पढ़ लिया, तिलक जी के स्वराज को पढ़ लिया, तो और बातें आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। सामाजिक सुधार और समानता, मतलब जो भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन है, ठीक है, उसमें सामाजिक सुधार की बात की गई है, समानता की बात की गई कि किसी तरह का समाज में भेदभाव ना हो। इसके साथ ही अधिकार और संविधान का महत्व, मतलब अधिकारों की बात की गई कि लोगों के पास अधिकार हो, संविधान को महत्व दिया गया आधुनिक राजनीतिक चिंतन में भारत के। ठीक है, राष्ट्रवाद का विकास, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें राष्ट्रवाद का विकास भी दिखाई देता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट यूनिट में जो बातें पढ़ाई हैं, ठीक है, वहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप यूनिट 1 को देख सकते हैं। लोकतंत्र और जन भागीदारी, ठीक है, ये विचार हमें देखने को मिलता है। समाजवाद की भी बात की गई है भारतीय राजनीतिक चिंतन में, हमें ये भी दिखाई देता है। ठीक है, और आधुनिक मतलब आर्थिक न्याय की भी बात की गई है आधुनिक राजनीतिक चिंतन में, और निष्कर्ष आप बनाकर लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सावरकर जी से संबंधित जो प्रश्न आया है एग्जाम में, ऑलरेडी कई बार आ चुका है, शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आ चुका है ये प्रश्न, और कई बार पूर्ण प्रश्न के रूप में भी आ चुका है। अब देखिए, इस प्रश्न को करने के बाद यूनिट 1 पर हम जाएंगे, यूनिट 1 से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिंदुत्व की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। तो आपको ये सारी बातें बतानी है, उनके अनुसार जो हिंदुत्व का विचार है उसको आपको बताना है। यहाँ पे मुख्य जो बातें हैं उसको हम समझ लेते हैं। हिंदुत्व की संकल्पना का स्रोत, देखिए सावरकर जी ने हिंदुत्व की विस्तृत व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुत्व, हु इज़ ए हिंदू, इसे हिंदी में लिखना दोस्तों, आप हिंदी वर्णों का प्रयोग कर लेना, हु इज़ ए हिंदू, ऐसे हिंदी वर्णों के अनुसार लिख लेना। ठीक है, उनकी जो पुस्तक है जिसमें उन्होंने, उनकी पुस्तक है, ठीक है, हिंदुत्व से संबंधित, तो इसमें उन्होंने हिंदुत्व की संकल्पना दी है, हिंदुत्व से संबंधित अपने विचार रखे हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदुत्व धर्म नहीं है, यह एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान है। मतलब हिंदुत्व को उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व कोई मतलब एक धर्म नहीं है, ये एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान है। उनका उद्देश्य यह बताना था कि भारतीय राष्ट्र की आत्मा किन तत्वों से बनती है। अब देखिए, हिंदुत्व की परिभाषा, सावरकर के अनुसार हिंदू वह है जो भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि मानता है। अब देखिए, इस परिभाषा के 3 मुख्य तत्व हैं, पितृभूमि, पुण्यभूमि और सांस्कृतिक एकता। देखिए, भारत वह भूमि, पितृभूमि का मतलब भारत वह भूमि है जहाँ उसके पूर्वज रहे हैं, भारत वह भूमि है, पुण्यभूमि का मतलब भारत वह भूमि है जहाँ उसकी धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई, सांस्कृतिक एकता यानी कि साझा स्मृतियाँ, प्रतीक और परंपराएं। देखिए दोस्तों, हिंदुत्व के विचार में सावरकर जी ने माना कि ये 3 तत्व हमें दिखाई देते हैं, पितृभूमि, पुण्यभूमि और सांस्कृतिक एकता, कि जो व्यक्ति है या जो विचार है ये हिंदुत्व का, इसमें ये विचार शामिल है कि भारत जो है वो व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति है जो हिंदुत्व की विचारधारा रखता है या हिंदुत्व विचारधारा के अंतर्गत जो तत्व हैं, तो उसमें एक है पितृभूमि, कि भारत वह भूमि है जहाँ उसके पूर्वज रहे हैं, पुण्यभूमि मतलब भारत वह भूमि है जहाँ उसकी धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई हैं, सांस्कृतिक एकता यानी कि साझा इतिहास, स्मृतियाँ और प्रतीक परंपराएं, मतलब इतिहास भी जुड़ा है, संस्कृति भी। इस प्रकार हिंदुत्व केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि भूगोल, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी पहचान है। तो मतलब यहाँ पर हिंदुत्व को थोड़ा यहाँ पे ये बताया गया है कि ये केवल आस्था से जुड़ा विषय नहीं बल्कि भूगोल, ठीक है, संस्कृति और इतिहास से भी जुड़ी पहचान है। हिंदुत्व के प्रमुख आधार, देखिए भौगोलिक आधार, सावरकर जी ने भारत को सिंधु से समुद्र तक फैली एक सांस्कृतिक इकाई माना। उनके अनुसार साझा भूभाग से ही राष्ट्रीय चेतना का निर्माण होता है। मतलब उन्होंने एक भौगोलिक
भौगोलिक मतलब एक चेतना, भौगोलिक इकाई की भी बात की पूरा, मतलब जो देखिए सावरकर जी ने भारत को सिंधु से समुद्र तक, मतलब एक पूरा मतलब एक भौगोलिक विस्तार भी बताया कि सिंधु से समुद्र तक एक सांस्कृतिक इकाई उन्होंने माना। ठीक है, उनके अनुसार साझा भूभाग से ही राष्ट्रीय चेतना का निर्माण होता है। सांस्कृतिक आधार, हिंदुत्व का मूल आधार भारतीय संस्कृति है। भाषाएं, परंपराएं, ऐतिहासिक स्मृतियां, सामाजिक रीतियां। उन्होंने संस्कृत या नागरी को सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना। सामाजिक आधार, सावरकर जाति भेद और अस्पृश्यता के विरोधी थे। अब उनके जो विचार हैं हिंदुत्व से संबंधित, उन विचारों में आप ये सारी बातें भी लिखोगे कि उन्होंने सामाजिक जो उन्होंने बातें की, जैसे कि सावरकर जी ने जाति भेद और अस्पृश्यता का विरोध किया। वे हिंदू समाज को एकजुट देखना चाहते थे। सामाजिक समरसता को राष्ट्र निर्माण की शर्त मानते थे कि जो सामाजिक सद्भावना है, ठीक है, सामाजिक जो समरसता है उसको उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक माना। राजनीतिक आधार, अब जो राजनीति से संबंधित विचार थे, देखिए हिंदुत्व का उद्देश्य एक मजबूत और संगठित राष्ट्र का निर्माण था। राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, राजनीतिक सशक्तिकरण, इन सबको वे हिंदुत्व से जोड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हिंदुत्व और हिंदू धर्म में अंतर। सावरकर ने स्पष्ट रूप से कहा, हिंदू धर्म पूजा पद्धति, ईश्वर विश्वास और धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, और हिंदुत्व क्या है, तो ये राष्ट्रीय पहचान है, सांस्कृतिक एकता और सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई है। मतलब हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसे उन्होंने राष्ट्रीय पहचान, सांस्कृतिक एकता और सामाजिक संगठन के रूप में बताया। इसलिए हिंदुत्व किसी एक पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। ये विचार उन्होंने रखा कि जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो किसी एक पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। यह राष्ट्र को जोड़ने वाला एक, मतलब एक तरह से राष्ट्र में एकता स्थापित करने वाला, राष्ट्र को जोड़ने वाला व्यापक विचार है उनके अनुसार। देखिए सावरकर जी के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए सावरकर के हिंदुत्व का उद्देश्य जो था, भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना जगाना, ठीक है, एक तरह से देशभक्ति की भावना हो, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद की भावना जगाना, हिंदुओं को एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित करना, विदेशी शासन और सांस्कृतिक हीनता से मुक्ति, भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना। उनके अनुसार हिंदुत्व भारतीय राष्ट्र की आत्मा है। सावरकर के हिंदुत्व पर कई आलोचनाएं भी की गई, जैसे कि बहिष्करण का आरोप। आलोचकों का कहना है कि पितृभूमि, पुण्यभूमि की शर्त गैर हिंदुओं को बाहर कर सकती है। धार्मिक एकरूपता का खतरा, कुछ विद्वानों के अनुसार एक राष्ट्र एक संस्कृति की सोच विविधता को सीमित कर सकती है। इसके साथ ही धर्म और राजनीति का मिश्रण। आलोचक मानते हैं कि हिंदुत्व अंततः धार्मिक पहचान और राजनीति से जुड़ जाता है। तो इस आधार पर दोस्तों उनके विचारों की कुछ आलोचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। अब एक मूल्यांकन यहाँ पर दिया गया है। निष्पक्ष रूप से देखें तो सावरकर का हिंदुत्व धार्मिक कट्टरता नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का विचार था। उनका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित कर भारत को सशक्त बनाना था। साथ ही यह भी सत्य है कि उनकी अवधारणा में समावेशन की सीमाएं दिखाई देती हैं। मतलब उनकी अवधारणा में हमें समावेशन संबंधित कुछ सीमाएं भी दिखाई देती हैं। इसलिए हिंदुत्व को ना तो केवल धर्म कहा जा सकता है और ना ही पूरी तरह उदार राष्ट्रवाद। आई होप दोस्तों यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए सावरकर जी के ये जो विचार हैं दोस्तों, अगर आपको जहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको थोड़ा और डिटेल में इन्हें समझना है तो आप चाहें तो जो मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं उसमें जो सावरकर जी वाला जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ सकते हो और डिटेल में वहाँ पर सारी बातें पढ़ाई गई हैं। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को हमने देख लिया। सभी यूनिट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में अच्छे एक ऑथेंटिक आंसर को भी हमने देखा। हालांकि कुछ आप अपने तरफ से भी जो भी आपने समझा है आप बना कर भी कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं। निष्कर्ष वगैरह आपने जो भी समझा आप वहाँ पर और अच्छे से सारी बातें लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।